चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपका सेशन 13 है टॉप 500 सीरीज का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 12 सेशन कर चुके हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो सेशन था आई थिंक आपका डीआई और इक्वेशन मिक्स था, सेशन नंबर 12। ठीक है, कल मैंने एक डीआई डाला था यार, है ना, लॉजिकल डीआई करके। वो एक्चुअली क्या था कि मैं कुछ रीजन से रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, तो मैंने कहा चलो डे वेस्ट ना हो आपका, है ना। थोड़ा सा क्या है, आप क्या है, एक ही सेट आप क्या करो, थोड़ा सा आप उसमें सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आप अब समझ के चलो वही वाला जो सेट था आपका, इसी सेशन नंबर 13 का ही आपका वो पार्ट है ना। 4-5 डीआई का एक सेशन का प्लान था, बट क्या है कि थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था, तो मैंने एक ही सेट आपका डाल दिया। ठीक, तो आप चाहो तो उसको अलग कर लो, या आज क्या डिस्कस तो मैं नहीं करूंगा, है ना, बट क्या है वो आपकी पीडीएफ में मैंने इन्वॉल्व आपका क्या है इंक्लूड किया। ठीक है, तो चलो भाई आज के सेशन का एक बार देख लेते हैं। सेशन नंबर 8, 9 और 10 आपके प्योर अर्थमेटिक के हैं। ठीक है, 8 वाला आपका क्या है, वन लाइनर अर्थमेटिक्स के, है ना। हर टॉपिक से क्वेश्चन है, एक एक दो दो। सेशन नंबर 9 और 10 आपका भाई ऐसा सेशन है, डीआई और केसलेट है आपकी अर्थमेटिक है। आप चाहो तो अपनी पेस से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। हर टाइप का डीआई है, कंप्लीट रिवीजन आपका अर्थमेटिक का हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ केसलेट इन डीआई। ठीक, और इससे पहले वाले सेटअप मतलब आप देख लेना, है ना, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक के भी कुछ, है ना, थोड़ा सा पोर्शन आपका कराया था, नंबर से रिलेटेड भी कुछ कराया था, है ना। तो 1.5-2 घंटे में क्या है कि आपका एक अच्छा खासा रिवाइज हो जाते हैं टॉपिक। ठीक, तो आप अपनी कन्वीनियंस से टॉप 500 के जो भी सेशंस हैं, है ना, वो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, चलो तो आज के सेशन के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। आप चाहो तो भाई ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्वांट बाय अरुण पांचाल आपका टेलीग्राम पे है। ठीक है, ग्रुप का नाम भी आपका क्या है क्यूपी, और चैनल का नाम भी क्या है टेलीग्राम, वो आपका क्यूपी है। ठीक है, पीडीएफ में आपका पिंक कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में, है ना, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक, चलो तो एक बार आज के सेट देख लेते हैं ना। आई थिंक मुझे एक सेट तो हम लोगों ने कल कर ही लिया था, लॉजिकल डीआई वाला, मैक्सिमम और मिनिमम वाला, है ना। सेकंड वाला आपका क्या है, मिसिंग टेबुलर डीआई है ना, मिसिंग आपका मिसिंग टेबुलर। ठीक, एक सेट आपका वेरी ब्यूटीफुल केसलेट आपका दिया हुआ है। सेट तो आपके सारे ही अच्छे हैं ना, और विद इन टाइम लिमिट में आपके पास होने वाले हैं। ठीक, और एक सेट आपका पाई चार्ट पे दिया हुआ है। ठीक है, और आई थिंक एक सेट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस पे। आई थिंक एक और है शायद, मे बी इट इज ऑन मेंसुरेशन समथिंग लाइक केसलेट, वो शायद मुझे याद नहीं। ठीक, तो ठीक है चलो, एक सेट तो हम लोगों ने कल कर ही लिया था, 4 सेट अभी फिलहाल करते हैं आज के, है ना। बाकी जो भी अगर पेंडिंग होगा, है ना, अगर एक दो सेट अगर बचा होगा जो भी याद नहीं है मुझे, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड कर लेंगे, वो कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक, तो चलो भाई सारे सेट आप एक बार खुद से प्लान करना। ठीक है, कोई भी समस्या आती है ना, किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरा सजेशन यही रहेगा भाई कि वीडियो एकदम से देखना मत स्टार्ट करो। ठीक है, सिंपल या तो पीडीएफ होती है, पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरा आप वीडियो लेके बैठे हो विदाउट पेन पेंसिल। हमेशा हर क्लास में ये बोलता हूँ, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे, है ना, आप कितना ही अच्छा कंटेंट कर लो, कितना ही आप बेकार कंटेंट कर लो, कितना ही मॉडरेट कर लो, है ना, तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने से खुद से इसको सॉल्व नहीं करो। ठीक है, वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। जो कंटेंट आपको मिलता है ना, उसे आप पहले खुद से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद कहीं अटकते हो या कुछ आंसर क्रॉस चेक या कोई और मेथड, कोई भी रीजन हो सकता है वीडियो देखने का, तब जाके आप वीडियो देखिएगा। ठीक है भाई, चलो तो अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, तो भाई भाई प्लीज अपने फ्रेंड्स है ना, जो भी स्टडी सर्कल है, आप वहां से आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये वीडियोस आप रिकमेंड कर सकते हो। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट। देखो ये तो मैंने कल आपको करा दिया था। ठीक है, ये आप है ना, कल एक एक अलग से वीडियो था, है ना, 20-25 मिनट का लॉजिकल डीआई करके। हाँ, तो इसी का पार्ट था, तो कल मैंने क्या ये रिकॉर्ड करके आपको दे दिया था, इसके सॉल्यूशंस आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये 5 क्वेश्चन थे, बढ़िया सेट था, मैक्सिमम मिनिमा का, है ना। जिसने नहीं किया तो वो एक बार भाई जरूर अटेम्प्ट कर लेना इसको खुद से। ठीक, वैसे तो मैंने इसके सॉल्यूशन इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड किया। ठीक, चलिए तो स्टार्ट विद अ मॉडरेट एंड वेरी ब्यूटीफुल डुएबल सेट ऑन मिसिंग टेबल्स। ठीक, चलो, द टेबल शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, सोल्ड बाय द 4 शॉपकीपर्स, 4 शॉपकीपर है ना। 3 टाइप के आर्टिकल है, कौन कौन से, पेन्स, पेंसिल और इरेजर्स। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, रेशियो दिया है, कुछ डाटा आपके पास मिसिंग है। अब देखो पेन और पेंसिल का क्यू और आर का रेशियो दे दिया, नंबर ऑफ पेंसिल्स दे दी यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ जेड। ठीक है, और ये परसेंटेज आपका दिया है आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स सोल्ड। ठीक है, वो इन फॉर्म ऑफ वाई आपका।
ठीक है। तो कुछ डाटा एग्जैक्ट निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, है ना, वो डिपेंड करता है ना। अगर कुछ डाटा नहीं निकल रहा है तो बार बार उसी डाटा पे टारगेट करके वो क्वेश्चन हमसे वो पूछेगा। ठीक, देखते हैं जो जो निकल रहा है आप उसको आराम से निकाल दीजिए। The total number of articles sold by shop R is 240। ठीक है, R के टोटल आर्टिकल्स ने 240 दे दिए, which is 60% less than the difference between the number of articles sold by Q and S। ठीक है, देखो एक कनेक्शन तो मुझे ये मिला कि R के जो टोटल आर्टिकल है वो 240 है, ये तो मुझे पता चल गया। और एक कनेक्शन और मिला कि Q और S के आर्टिकल्स का जो डिफरेंस है ना, वो भी मैं निकाल पा रहा हूँ। कैसे? ये जो 240 है वो उनके डिफरेंस से 60% कम है। इसका मतलब ये वाला जो डाटा होगा वो 40% ऑफ द डिफरेंस होगा, है ना, क्यू का और एस के टोटल आर्टिकल का डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, 4 6 24, यानी क्यू और एस के टोटल आर्टिकल का जो डिफरेंस आ गया दैट इज इक्वल टू 600। ये कहानी मेरे पास क्लियर होती है। ठीक है, इसमें कुछ खास इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए थे, आर के बारे में तो कुछ ही नहीं दिया हुआ, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ इरेजर्स का। लेकिन आप यहाँ देखोगे ना क्यू और आर में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप निकालो। अब देखो सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 10 जेड। यहाँ पे पेन और पेंसिल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो बहुत आसान है भाई, 5 यूनिट 10 जेड के बराबर है ना? तो 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई, 4 जेड की। सिंपल है ना। और यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ है, पेंसिल्स 20 जेड, यानी 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 जेड के। 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 25 जेड के आपके पास बराबर है। ये तो कहानी क्लियर होती है भाई। 4 यूनिट अगर 25 है, 20 जेड है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 जेड। और 5 5 जो कितना हुआ, 25 होगा। ठीक, तो देखो पेन्स भी आ गया और पेंसिल भी आ गई। यहाँ पर इरेजर का परसेंटेज आपको दे दिया, कितना परसेंट है, 30% आपको दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, अगर टोटल आर्टिकल के क्यू के, है ना, क्यू के जो भी टोटल आर्टिकल है उसमें से आपके पास 30% क्या दिया होगा, क्या दिया हुआ आपके पास, इरेजर है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ जो 70% होगा वो क्या होगा, पेन्स और पेंसिल आपके पास। ठीक है, तो क्यू के सारे आर्टिकल्स निकाल दिए। मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ क्यू और एस के सारे आर्टिकल्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 600, और जो भी आएगा वो जेड की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू तो मेरे पास निकल जाएगी। ठीक, यहाँ आप डायरेक्ट निकाल दो। देखो ये 30% है, इन दोनों का सम कितना हुआ, 14 जेड। 14 जेड टोटल का 70% होगा, तो टोटल आर्टिकल क्यू के मेरे पास भाई यहाँ से निकल जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। 7 का डबल किया तो दिस इज इक्वल टू 20 जेड मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एस के भी आप टोटल आर्टिकल निकाल सकते हो। देखो ये 10% है टोटल का, है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा पेन प्लस पेंसिल दिस इज 45 जेड, वो टोटल का 90% होगा। ठीक है, तो 90% की वैल्यू अगर 45 जेड है तो 100% की वैल्यू निकल सकती है आराम से। 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। दिस इज इक्वल टू 50 जेड आ जाएगा। क्लियर, एस के भी टोटल आर्टिकल आ गए आपके पास, कितने आ रहे हैं, 50 जेड आ गए। ये कितना पोर्शन आ रहा है, 20 जेड आ रहा है। इन दोनों का गैप आप देखोगे तो किसके इक्वल आएगा, 30 जेड की। ये 30 जेड किसके इक्वल है, 600 के, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 20 के इक्वल आ जाएगी। कहानी खत्म हो गई क्यू की और एस की, है ना। क्यू और एस का सारा डाटा मेरे पास पेन पेंसिल और इरेजर्स जेड की फॉर्म में मैंने लिया हुआ था, वो जेड की वैल्यू निकल गई, तो कहानी खत्म है क्यू और एस की। बट आप खुद देखो, क्या मैं पी और एस से रिलेटेड, पी और आर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, ज्यादा नहीं निकाल सकता, आई मीन पूरी नहीं निकाल सकता, कम निकाल सकता हूँ, है ना, जो जो जेड से रिलेटेड। आर में तो मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो आप देखो सिर्फ क्यू का, आप देखो क्यू का 4 जेड पेन पेंसिल और इरेजर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। दिस इज पेन पेंसिल्स, ये पेन और पेंसिल्स, और ये क्या आ गया, इरेजर्स। ठीक है, तो आप देखो 4 जेड है, यानी 4 जेड 4 इंटू 2 कितना आ गया, 80 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 10 जेड यानी कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा भाई। और बचा हुआ 6 जेड था, ये कितना आ जाएगा, 120। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, 400 भाई। 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुक जाओ, है ना, 1 मिनट रुको बस। चलो भाई, थैंक्स फॉर वेट। यार लग जा भाई। ठीक है,
तो मेरे पास क्यू का डाटा आ गया, आपके पास 400 आ गया। ऐसे ही आप पेन पेंसिल और इरेजर शॉप एस के भी आप निकाल सकते हो। इसका देख लो 25Z है ना, 25Z यानी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आप देखोगे 20Z 20 इंटू यानी कितना हो जाएगा 400, और बचा हुआ 10% ले लो, दिस इज इक्वल टू 100। आई होप दिस इज क्लियर। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास कितने आ जाएंगे 1000, और आर के जो टोटल आर्टिकल्स मुझे जो दिए हुए थे वो मेरे पास 240 है, बट वाई की इन्फॉर्मेशन में नहीं निकाल सकता। वाई में कैसे निकाल लूंगा, कुछ भी नहीं पता मेरे को। इधर नंबर ऑफ पेंसिल्स अगर आप देखोगे जैसे 7.5 इंटू 20, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। 75 दूनी 150, यानी 150 जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगी, पेंसिल जो शॉपकीपर पी ने आपके पास सोल्ड की थी। एक मिनट रुको यार, थोड़ा माइक ठीक कर लो भाई। हाँ ठीक, चलो। तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी है ना, ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं या कुछ ऐसे डिफिकल्ट पोर्शन था नहीं जिसमें आपको कनेक्ट करने में समस्या है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी आप देखो अब इसके भाई, है ना। देखो शॉप एस की बात कर ली, शॉप टी की बात कर ली, जो पी क्यू आर एस है, टी की कहानी अलग है ना, नया शॉप आपके पास आ गया। द रेशियो ऑफ द पेन एंड पेंसिल सोल्ड आर इन द रेशियो ऑफ इतना, ठीक है। तो पेन पेंसिल्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इरेजर्स आ जाएगा, ठीक है। इसने भी जो नई शॉप है इसने भी 3 टाइप के आर्टिकल्स ही आपके पास क्या किए होंगे, सोल्ड किए होंगे। पेन और पेंसिल इसका रेशो आपके पास 7:0.5Z यानी 0.5 इंटू 20 - 2, यानी 10 में से 2 गया 8, यानी ये 7 और 8 की रेशो में भाई ये आपका दिया हुआ, ठीक है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय शॉप टी इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाय शॉप पी, यानी एवरेज मतलब क्या है कि पेन का, पेंसिल्स का और इरेजर्स का जो आपके पास एवरेज आ रहा है ना, वो सेम आपके पास आ रहा है किसका, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाय शॉप क्यू। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल देख लो, शॉप क्यू पे कितने दिए हुए, 400 आपको दिए हुए, ठीक है ना, क्लियर है। 400 ये दे दिया इसने, तो 400 का ट्रिपल कर दो आप, ये टोटल मेरे पास भाई कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का सम जो मिला के आ रहा है वो 1200 आ रहा है। एंड आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड 20% वर पेंसिल, फाइंड द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय शॉपकीपर टी, ठीक, खत्म हो गई कहानी। भाई मुझे ये पता है ना, पेन्स पता है मुझे, पेंसिल्स पता है मुझे, क्या निकालना है यहाँ पर, इरेजर्स मुझे इस शॉप के अंदर निकालना है। अब आप देखो ये वाला जो डाटा दिया हुआ है पेंसिल्स का, वो कितना परसेंट आपको दिया हुआ है, 20% आपको डाटा दिया, ठीक है। तो देखो पेन भी निकल जाएगा, पेंसिल भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशो मुझे दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20% है, ठीक है। जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लो, वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है। पेंसिल प्लस इरेजर निकाल लोगे, टोटल कितने यूनिट है, 15 यूनिट है, 8 और 7 कितना हो 15, यानी 20, ठीक है। 20 ओवर, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, या तो 20% आप इसका निकाल लो, है ना, 240 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मर्जी आप कर सकते हो, ठीक। तो सीधा मैं यहाँ पर यूनिट से निकाल लेता हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, तब भी कोई इशू नहीं, ठीक। तो ये 15 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना परसेंट आ गया भाई, 20% आ गया। 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना, 15 पंजे कितना हो 75/2, टोटल परसेंट कितना होता है 100%, इन दोनों का गैप ले लो, यानी 125/2% निकालना है किसका आपको, 1200, ठीक है। तो ये 2 से कर लो, है ना, ये कितना टाइम्स आ जाएगा 6, है ना, 25 से 150 और 1200, तो टोटल कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा, क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 750। देखो ये वाला पोर्शन आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कर लो। ये पेंसिल तो टोटल भाई 1200 का ऐसे भी कर लो, यानी 20% दी हुई है, यानी 240 है। और ये 8 और 7 की रेशो में, तो 8 ये कितना है 3, और 7 ये कितना है 21, तो 240 तो ये वाला पोर्शन हो गया, है ना, और 210 आपके पास ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना। तो टोटल आप देख लो कितना आ गया 450, 1200 में से 450 आप सब ट्रैक कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा 750। दीज आर द नंबर ऑफ इरेजर्स, ठीक। तो वे ऑफ कैलकुलेशन, सिर्फ इसमें वे ऑफ कैलकुलेशन आई मीन कैलकुलेट करना था, वो आपके ऊपर है, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। और थोड़ी सी मेहनत हमने पहले कर ली है ना जेड की वैल्यू निकालने में, है ना, तो बस यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय पी इज 50% मोर देन दैट ऑफ क्यू, ठीक है। तो पी के टोटल प्रोडक्ट्स अपने को नहीं पता थे, है ना, क्यू से, क्यू के अभी अभी देखे 400 थे, उसका 50% आप ज्यादा कर लो, 4 पंजे 20, यानी टोटल भाई कितने आ जाएंगे 600 पेन, पेंसिल्स और इरेजर्स, ठीक है। अब आप देखो और क्या क्या दिया हुआ था, इसका डाटा पी का तो शायद मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा यार, कितना दिया हुआ था 150 दिया हुआ है पेंसिल,
पेंसिल 150 दी हुई है, पेंसिल अगर 150 है ना, और वाई जो है ये y% ऑफ द टोटल दिया हुआ है, वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और कुछ इसने दिया ही नहीं हुआ। भाई अगर 600 भी है, पेंसिल अगर 150 भी है, तो बस मुझे इतनी तो जानकारी मिलेगी कि पेन प्लस जो इरेजर्स हैं वो मिला के मेरे पास 450 आ जाएंगे। भाई वाई के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डाटा तो कुछ भी हो सकता है ना, ये 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आई होप मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा, एक्चुअल नंबर नहीं निकाल सकता मैं इरेजर का, ठीक है। तो आंसर दिस क्वेश्चन नन ऑफ दीज, या अगर कांट बी डिटरमाइंड होता है यहाँ पर तो मैं कांट बी डिटरमाइंड इसको लगा देता, ठीक है। कुछ भी आ सकता है ना, वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ वाई। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। The difference between the number of pens and pencils sold by shopkeeper P is 90, which is 3/7 of the erasers sold by same shop. अब आप देखो फिर इसका P का, पेन का, पेंसिल का और इरेजर का एक बार डाटा आप लिख लो। इरेज पेंसिल्स जो थी वो तो मेरे पास फिक्स डाटा था, दिस इज 150। अब वो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द पेन्स एंड पेंसिल सोल्ड बाय पी इज इतना, विच इज 3/7 ऑफ द इरेजर सोल्ड बाय द सेम शॉप, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय आर इज ट्वाइस इज दैट ऑफ पेंसिल। अब आर के बारे में आई थिंक वही डाटा है ना, जो हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे। एक बार आर का देख लो और पी का देख लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो ये तो इरेजर y% है और ये कितना है y+5% है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। पेंसिल्स मेरे पास यहाँ पर 150 आई थी, ठीक है भाई। तो एक बार यहाँ पर देखो आप कितना कितना था। देखो इरेजर तो y% आप लिख लो, है ना, इरेजर दिस इज y% ऑफ द टोटल, और यहाँ पर जो इरेजर है y+5% ऑफ द टोटल, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय आर, आर तक मुझे पहुंचना है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय शॉप एस, ईच शॉप सोल्ड डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ पेन पेंसिल एंड इरेजर्स। देखो टारगेट क्या है, पेन सोल्ड बाय आर, आर के पेन्स मुझे निकालने पड़ेंगे, है ना। और इसने एक रेशो आपको दिया है, वो क्या दिया, पेन सोल्ड बाय आर इज ट्वाइस इज दैट ऑफ पेंसिल, यानी ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन 2:1 की रेशो में। इरेजर्स अपने को नहीं पता, ठीक है। तो दो वेरिएबल, टारगेट क्या है, वाई की वैल्यू निकलनी चाहिए। जैसे ही वाई की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो मेरे पास नंबर्स भी मेरे पास एग्जैक्टली आ जाएंगे मेरे पास, ठीक। टोटल तो मेरे को ये पता है भाई, ये टोटल ये वाला जो पोर्शन है आर का वो तो 240 दिया हुआ है ना, और पी का अपने को नहीं पता। अब आप समझना थोड़ा सा, देखो पेन्स और पेंसिल का जो डिफरेंस है वो 90 है, आपको ये तो नहीं पता ना, विच इज 3/7 ऑफ द इरेजर सोल्ड बाय द सेम शॉप। सबसे पहले एग्जैक्ट डाटा आप निकालो। देखो पेन पेंसिल का डिफरेंस 90 है, जो इरेजर का 3/7 है, तो सिंपल है, इरेजर तो फिक्स होगी 3 9 है ना, और 7 21, यानी इरेजर 210 यहाँ पर मेरे पास आ गया, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता भाई कि पेन ज्यादा है या पेंसिल ज्यादा है, यही तो पंगा पड़ रहा है, पेन ज्यादा है या पेंसिल ज्यादा है, इन दोनों का गैप कितना है, 90। जैसे देखो पेन पेन निकलेगा तो मेरे को वाई की वैल्यू निकलेगी ना, जैसे वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो मेरे पास टोटल का मैं इरेजर्स भी निकाल लूंगा और 2:1 की रेशो में डिवाइड करके पेन और पेंसिल भी निकाल लूंगा, है ना। तो मेन जो पंगा है वो आपका क्या निकालने का, वाई निकालने का। अब आप देखो दोनों का गैप इसने 90 दिया है भाई, तो आपको नहीं पता ना कि पेन ज्यादा है या पेंसिल ज्यादा है। इसका मतलब सिनेरियो दो का बनेगा, इसमें से 90 घटाऊंगा या मैं 90 ऐड करूंगा। अगर मैंने इसमें से 90 घटाया तो यहाँ पर पेन 60 आ जाएंगे, 90 ऐड किया तो यानी कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। समझना बात को, क्लियर है ना भाई। ये तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, बस क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेन पता नहीं है अपने को ज्यादा है या कम है, ठीक। अब टोटल आर्टिकल्स मेरे पास जो आएंगे, है ना, ये वाई की वैल्यू निकल जाएगी। पी के जो टोटल आर्टिकल क्या क्या आ सकते हैं भाई, 210, अगर आप ये एक बार 60 लोगे तो 15 और 6 21, 210 210 यानी 420 आएगा एक बार, है ना। और ये भाई कितना आ जाएगा, 210 और 240, 250, 450, 150 यानी कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्लियर होती है, कंफ्यूजन वाली कोई बात तो नहीं है आई होप, है ना। बस मैंने क्या किया कि ये तो स्टेट इन्फॉर्मेशन थी 2 और 1, पंगा सिर्फ वाई निकालने का है, वाई ही वेरी करेगा यहाँ पर। आप देखो या तो 60 होगा, 90 कम करूंगा या 90 ज्यादा करूंगा, या तो 420 आएगा या 600 आएगा। अब आप समझो, अगर ये 420 होता है टोटल, जिसमें से इरेजर दे रहा है मेरे पास 210, है ना, टोटल का ही तो परसेंटेज है, यानी ये इसका कितना हो जाएगा, आधा। तो एक बार तो ये आपके पास कितना परसेंट आ रहा है, 50% आ रहा है, ठीक है। वाई की वैल्यू 50% आ रही है एक बार, ठीक है। लेकिन 600 भी हो सकते हैं, ये 600 आ रहा है आउट ऑफ कितना, 210 आ रहा है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे मर्जी आप कर लो, ठीक है। तो 6×3 = 18 और इसका आधा करोगे ना भाई, 6 का अगर आप 30% लेते हो तो 180 आता है, यानी टोटल ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 35% आ जाएगा। क्लियर होती है कहानी।
तो मेरे पास दो वैल्यू आई भाई वाई की, वाई को अगर आप 50 करोगे या वाई को मुझे क्या रखना पड़ेगा, 35 रखना पड़ेगा। अब आप समझना जरा, जब मैं वाई को 50 रख देता हूँ तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, 45 55% आ जाएगा, है ना। अगर वाई की वैल्यू 50 होती है तो 55 आ जाएगा। ये पोर्शन कितना बचा हुआ था, 45% बचा हुआ था, है ना। तो 2 और 1 की रेशो में आप डिवाइड कर दो, ये 30% हो गया, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। एक तो ये सिनेरियो बना, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या बनता है भाई, अगर वाई को आप 35 पुट करते हो तो 35 प्लस 5 कितना होगा, 40% हो गया, है ना। अगर ये 40% है तो बचा हुआ कितना परसेंट होगा, 60% होगा। 60% को 2 और 1 की रेशो में डिवाइड करोगे तो 40% ये हुआ और 20% ये हुआ, है ना। तो ये जो भी किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, 240 के रेस्पेक्ट में आएगा आपके पास। क्लियर होती है कहानी, आई थिंक। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ वेव कैलकुलेशन है, आपका देखने का तरीका है कि कैसे आप उसको एनालाइज कर रहे हो। मैंने y की दो वैल्यू आई थी, दोनों पुट करके देख ली, है ना। तो y प्लस 5, एक बार 35 प्लस 5 40% आया, एक बार 50 प्लस 5 55% आया। ठीक होती है कहानी। अब आप देखो, एक इंफॉर्मेशन और भी तो दी है, फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल इतना, इफ ईच शॉप सोल्ड डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल एंड इरेजर्स। हर एक शॉप की नंबर ऑफ पेन पेंसिल और इरेजर अलग अलग होनी चाहिए, है ना। अब आप देखो, यहाँ पर 30% है, यहाँ 15% है, यहाँ कितना परसेंट है, 55% है। लेकिन सेकंड केस में आप देखो ना, पेन मेरे पास 40 है, इरेजर भी मेरे पास कितनी परसेंट आ जाएंगी, 40 हो जाएगी। बट उसने साफ साफ बोला है कि हर एक शॉप अलग अलग, यानी पेन और पेंसिल और इरेजर की जो संख्या होनी चाहिए, जो नंबर्स होने चाहिए, वो आपके पास अलग अलग होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाला केस में नहीं लूंगा। इसका मतलब फर्स्ट केस ही मेरे पास पॉसिबल होगा, क्या, कि y की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 50। अगर y 50 है तो ये 55 हो जाएगा, यानी 30 और 15 का रेशो आ जाएगा। खत्म हो गई कहानी। अपने को निकालना क्या था, पेन्स सोल्ड निकालने थे। पेन्स आप देख लो, ये कितना परसेंट है, 30% है भाई। 30% किसका, 240 का आपको निकालना है। 24 दिया कितना हुआ, 72, 720, नहीं 720 नहीं, सिर्फ 72 ही होगा, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय शॉप एस। टोटल आर्टिकल ऑफ एस आप देख लो कितने आए थे एस के भाई, एस के था 1000, ठीक है। तो 72 ओवर 1000 का आपको निकालना है, ठीक है। 72 over 1000 multiply by 100, this is 7.2%। okay? ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था आपका। अच्छा तो कह रहे यार भाई, सारे तो इस टाइप के होंगे नहीं ना, हर एक में आपको ट्विस्ट देगा वो, या ऐसा कुछ है हर एक में काम कराएगा। नॉर्मल नॉर्मल भी आपकी चीजें होंगी ना, नॉर्मल और मॉडरेट डुएबल्स वाली, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा, है ना। फिर भी अगर कंफ्यूजन आती है इसको लेके, है ना, देखो ये देखने का तरीका तो आपका है ना, नंबर सब कैसे निकालो, नंबर निकाल निकाल के देख रहे हो आप, है ना। तो यहीं से ही देख लो ना भाई, 55% है, रेशो 2 और 1 का 30-15 देगा। अगर ये 40% है तो ये 40 और 20 की रेशो में आ जाएगा, आई मीन 40 and 20 आ जाएगा। दोनों मैच कर रहे हैं नंबर्स, यानी दोनों के सेम है, बट ये सेम नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक। चलो, फिर भी अगर कोई समस्या आती है इसको लेके तो आप मुझे बताइए, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेन सोल्ड एंड, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पेन सोल्ड बाय शॉप क्यू एंड इरेजर्स बाय एस। तो क्यू का पहला और एस का आखिरी, क्यू का पहला एस का आखिरी, ठीक है। क्यू का तो पेन था 80 और इसका एस का इरेजर्स, ठीक है। 80 और 100 का गैप मांग रहा है इसमें से, तो वो गैप कितना हो गया 80 और 100 का, दिस इज 20, ठीक है। 80 100 का गैप कितना हो गया 20, ओके। So answer to this question is option number A. I hope this is clear to you. ठीक है भाई। चलो तो नेक्स्ट सेट आ जाओ। इस सेट में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप प्लीज कमेंट करिए, है ना। चलो, अगेन दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेट, है ना। डुएबल सेट है और अच्छा सेट है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका आपका आया हुआ सेट है ना। नंबर्स भी मैंने ज्यादा इधर उधर नहीं किए, ठीक है। जैसा था मार्केटिंग, मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, सारा वही का वही है। हो सकता है नंबर्स थोड़े उधर उधर, डबल ट्रिपल हाफ परसेंटेज ही मैंने किया हो, अदरवाइज मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक। चलो देखो, तो पाई चार्ट शोज द टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड बाय कंपनी टू मेक ए सिंगल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, लाइक बैट्स बना रहा हूँ मैं, है ना, या क्रिकेट बॉल बना रहा हूँ लेदर का, बहुत सारे। तो ये क्या है, एक बॉल बनाने में क्रिकेट की इस टाइप की कॉस्ट लगती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो गई, है ना। फिर मेरे को उसको मार्केटिंग भी करना है ना। फिर मुझको क्या है, अगर ऑर्डर आएगा तो शिपिंग भी करना है, उसकी पैकिंग भी करनी है। तो ये सब मिला के एक तरीके से उसका टोटल कॉस्ट का ये बाइफर्गेशन दिया हुआ है एक क्रिकेट बॉल का।
ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर यूनिट्स, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कितनी यूनिट वो सोल्ड कर रहे हैं, यानी टोटल मैंने क्रिकेट बॉल अगर 50 बनी तो सबको मैंने सोल्ड किया और मेरे पास जो रेवेन्यू है दिस इज 5.76। भाई मुझे सिंपल पता है ना व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है भाई, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है उसके अंदर, और जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आई, जो मुझे मुझे खर्चा हुआ वो भी मैंने इंक्लूड, इतना ही तो पार्ट करना है, दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सिंपल, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई, देखो मटेरियल कॉस्ट है ना, समझ रहे हो, एडवर्टाइजिंग, मान लो 50 रुपए मुझे लगे एक बॉल को बनाने में, तो उसका ये वाला पोर्शन 30% क्या होगा, मटेरियल होगा, एडवर्टाइजिंग में उसका 0.50% होगा। तो एक तो ये टास्क है मुझे कि हर पाई चार्ट में से हर एक का मटेरियल कॉस्ट कितना है बॉल बनाने में, एडवर्टाइजिंग का कितना लग रहा है, एक यूनिट का यानी एक बॉल का सारा पोर्शन मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका सिंपल सा एक क्या दी, एक यूनिट के लिए ये आपके पास डाटा है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल है, प्रॉफिट क्या होता है, टोटल टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दो आप, ये तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। बट क्या नेट प्रॉफिट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्स, ये सिंपल हो गया भाई। नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल, बट यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% में क्या दे रहा हूँ, उस पर टैक्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो दो टर्म्स हो गई आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। वो टैक्स क्या है 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट, इतना ही तो डिफरेंस है बस। नॉर्मली जो मैं प्रॉफिट डील करता हूँ वो क्या है कि जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो उस पर 20% आप टैक्स दे दोगे, जब आप 20% हटा दोगे भाई उसका, तो ऑब्वियस सी बात है 20% हटा के भी हटाओगे तब जाके आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। और ये क्या है, नेट प्रॉफिट एक यूनिट पे 2400 रुपया, सारी कहानी ही किसकी यूनिट पे थी, एक यूनिट पे थी। तो आप देखो अगर एक यूनिट का ये सारा पोर्शन का अगर मुझे एक बॉल की अगर कॉस्ट निकल कर आ जाए है ना, तो मैं ये सारी चीजें निकाल लूंगा है ना, और जेड वाई और जो भी है ये सारे वेरिएबल्स इससे कनेक्टेड है। तो टारगेट क्या होगा, एक बॉल का कॉस्ट निकालना है ना। अब आप देखो द टोटल ऑफ 32 यूनिट्स वर सोल्ड बाय कंपनी एंड द शिपिंग कॉस्ट इज 150 मोर देन दैट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से तो मेरे पास कहानी क्लियर होती जा रही है। अब आप देखो एक बॉल पे नेट प्रॉफिट 2400 है, ठीक है। ग्रॉस नेट प्रॉफिट क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से टैक्स कटा है, टैक्स कितना है 20% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, समझना। नेट प्रॉफिट क्या है, देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट 100% है, इसका 20% अगर टैक्स घटा दोगे तो सिंपल जो नेट प्रॉफिट आएगा दिस इज व्हाट 80% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। भाई नेट प्रॉफिट तो 2400 दिया ही दिया हुआ है ना। एक बॉल पे अगर 2400 रुपए की कमाई होती है टैक्स काटने के बाद, 20% का टैक्स है, तो ये 80% इन ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास निकल गया, है ना, बहुत आसान है। दिस इज ₹3000। आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है। जैसे ये मेरे पास 3000 रुपए आ गए, एक बॉल पे आया है, समझना, एक बॉल पे 3000 रुपए मैं क्या करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूँ। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, सेलिंग प्राइस एक बॉल पे भाई टोटल 5,76,000 रुपए है ना, वो कितनी बॉल पे है, 32 बॉल्स पे है ना। तो एक बॉल पे टोटल रेवेन्यू जनरेट निकाल दो, दिस इज 24 × 24। वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो। 8 8 8 चौक 32, 8 3 24 और 4 6 6 18 है ना, 18 यानी दिस इज 18,000, क्लियर। तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ एक बॉल पे, जो टोटल खर्चा यानी जो मेरे पैसा आया वो 18,000 है, जिसमें से भाई मेरा 3,000 प्रॉफिट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब टोटल कॉस्ट, वो कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपये होनी चाहिए मेरे पास, क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं किया, नेट प्रॉफिट था उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ये वाला रिलेशन यूज किया। नहीं भी देता तो यार ये तो अपने को पता है ना कि भाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बाय प्रॉफिट, ठीक। एक रिलेशन मेरे पास निकल गया, पाई चार्ट का जो टोटल वैल्यू है वो मेरे पास 15,000, ठीक है। अब टारगेट क्या है, जेड और वाई की वैल्यू निकालना। अब आप देखो एक रिलेशन तो यहीं से भी दे दिया, स्टार्टिंग में भी निकाल लेते तब भी काम चल जाता, बाद में भी निकाल दो तब भी काम चल जाएगा। क्या होगा वो वाला आप देख लो, शिपिंग कॉस्ट है वो 150 रुपए ज्यादा होगी किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से। शिपिंग कॉस्ट के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई माइनस वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये टोटल कितना है 15,000, ये वाला पोर्शन तो आप हटा दो, ये तो भाई 30% होगा, इतना तो क्लियर है ना। 108 को अगर मैं डिग्रीज में है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो 30% निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब आप देख लो अगर ये 150% ज्यादा है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 रुपए है आपके पास, इसका 150% ज्यादा कर दो आप, 3,150 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल जाएगी भाई, ये टोटल जो है ये 3,150, ये 15,000 पे तो कैलकुलेट कर रहे हो,
15,000 पे तो कैलकुलेट कर लो। वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है ना, ब्रेक करके कर लो भाई। ये 3,000 ये 15,000 ये तो 20% तो आएगा ही आएगा, है ना। 15,000 का 150 कितना परसेंट है? 1% है। टोटल कितना परसेंट हो गया? 21% हो गया। सिंपल था ये, 3150 डिवाइडेड बाय 15,000, ठीक है। ये पोर्शन आ गया 21%। y माइनस 4 की वैल्यू अगर 21% है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25% आ जाएगी। सिंपल हो गया, ठीक। तो ये वाला पोर्शन 21%, ये वाला पोर्शन आपके पास 25% आ जाएगा। 30% वो आपको दिया ही हुआ है ना। और ये देखो, ये z है, ये 0.5 z है, तो दोनों 2 और 1 की रेशियो में आपके दिए, ठीक है। बस z की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास। 30% तो ये आ गया भाई, और ये कितना था? 25, यानी 30, 25 और 21, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 76, बचा कितना? 24। क्लियर है ना। 100 में से मैं 76 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 24 बचा। ये z और 2z, इसका सम कितना हो जाएगा? दिस इज 1.5 z। z की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास? 16 आ जाएगी, ठीक। ये वाला पोर्शन हो गया भाई 16%, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 8%, ठीक। सारी 1 यूनिट की कॉस्ट निकल गई कि एक बॉल बनाने में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी है, मार्केटिंग कितनी है ना। निकाल दोगे ना अब तो भाई। 15,000 का 30% कितना हो गया? 4500, ठीक है। और इसका 8, 15, 120, यानी ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 1200। इसका डबल करो 2400, है ना। इसका 1/4 कर दो, इसका 21% निकाल दो, ठीक। अब आपकी चॉइस है। अब आप भाई नंबर्स आप अभी निकाल लो, या थ्रू क्वेश्चंस जैसे जैसे वो बोलता चला जाएगा आप ऐसे वैसे निकाल सकते हो, आपकी चॉइस, ठीक। क्लियर है। कंफ्यूजन नहीं रखनी थी। बस एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों ने क्या किया, टैक्स। नॉर्मली हम जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करते हैं टैक्स वाला पार्ट होता नहीं है हमारे पास। तो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है मेरे पास। इतना ही तो फर्क है बस, और कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक। चलो तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बार बार देखो, डाटा की मेरे को जरूरत पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। चलो, कहने टोटल कॉस्ट ऑफ जेड माइनस 4 यूनिट्स। जेड की वैल्यू कितनी आई थी? 16, है ना। तो 12 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट एक बॉल का कितना था भाई? 15,000, है ना। 12 बॉल का 15 × 120, दिस इज 1.8 लैक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक। टोटल पैकिंग कॉस्ट ऑफ y प्लस m यूनिट्स। अब y की वैल्यू कितनी थी? 25 + 5, 30 यूनिट का टोटल क्या निकालना है? पैकिंग कॉस्ट निकालना है। पैकिंग कॉस्ट आप देखो, है ना, 15,000 का, है ना। 30 यूनिट है, 15,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसका कुछ परसेंटेज तो होगा पैकिंग कॉस्ट, वो आप देख लो भाई कितना आ जाएगा। पैकिंग कॉस्ट आप देखो, वो 1 मिनट रुको, ये आ रहा है पैकिंग कॉस्ट, येलो पार्ट, यानी 25% आ जाएगी आपके पास पैकिंग कॉस्ट, ठीक है। ये आया था एक बॉल का पैकिंग कॉस्ट 25%, और ये, है ना, और 30 यूनिट का आपको 15 × 45, ये 4.5 लाख का 1/4 आपको करना है, तो यानी 22.5। इसका करोगे, इसका 4.5 लाख का 22.5, है ना। इसका कितना आ जाएगा? 11.25 आना चाहिए। दिस इज 11.25, दिस इज 1.125, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,12,500, ठीक है। और ये मेरे पास कितना भाई? 1,80,000, ठीक है। 1,80,000, 1 लाख तो हटा दो, 12,500 80 में से घटा दिया तो 67,500 मेरे पास बचे, ठीक है। 67,500 इज योर एक्चुअल आंसर, ओके। बस वे ऑफ कैलकुलेशन है, देखो समझ में आना चाहिए भाई कि नेट प्रॉफिट का क्या पंगा है ना। y की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू कितनी आई है, ये तो सिर्फ वे ऑफ कैलकुलेशन है। आप अपनी कन्वीनियंस से जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। इसमें समझ में नहीं भी आया है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वे ऑफ कैलकुलेशन ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, अब आप देखो नेक्स्ट क्या दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट रिक्वायर्ड ओनली मटेरियल्स P, Q एंड R इन क्वांटिटी 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो जब हम किसी बॉल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो मटेरियल आएगा ना, मटेरियल जो मैंने यूज किया है ना, तो मटेरियल किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 30% का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी 15 × 45, सिर्फ इस कॉस्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं क्रिकेट बॉल बना रहा हूँ तो जो मटेरियल मेरे पास यूज हो रहा है वो 3 टाइप के मटेरियल ही यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो 3, 5 और 7 की रेशियो में दिया हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ द मटेरियल P&C 120 पर kg है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मटेरियल इफ 1 यूनिट वेट इज 30 kg, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट देखो, PQR का जितने भी वेट्स थे, P मल्टीप्लाई उसका वेट, ठीक है, या आई मीन इसका इसका 1 यूनिट का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेट, है ना, ऐसे करके Q का
एक कितना वेट यूज इसका किया है और एक वेट की यानी 1 kg के इसका कितना वो है ना, प्लस आर का मल्टीप्लाई बाय वेट, टोटल जाके मिला के यानी 4500 रुपए मेरे पास क्या होता है मटेरियल कॉस्ट में खर्च होता है। अब आप देखो पी का, क्यू का और आर का वेट आपका 3, 5 और 7 की रेशो में है, तो टोटल 30 kg मटेरियल यूज किया है मैंने, खत्म हो गई। 7 12 3 15, 15 यानी ये तो होगा 6 kg, ये कितना होगा 10 kg और आर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा मेरे पास 14 kg हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो पी और आर का आप देख लो, यानी टोटल 20 kg आया, 20 kg इसका एवरेज कॉस्ट कितना है, दिस इज 120 kg, तो 12 दूनी टोटल कितना हो गया 2400 रुपए। क्लियर है ना। तो अगर ये 2400 रुपए है तो टोटल कितने थे पी और क्यू और आर पे मटेरियल कॉस्ट पे खर्च कितने हो रहे थे 4500, इन दोनों का गैप देख लो भाई 2100 वाले, तो 2100 रुपए है ना जो मेरे खर्च होते हैं किस पे, मटेरियल क्यू पे। मटेरियल क्यू कितने का है 10 kg का है, तो उसकी 1 kg की आप कॉस्ट निकाल लीजिए, 2100 ओवर 10 मल्टीप्लाई दिस इज ₹210 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, चलो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट का था, पीक्यू और आर उसने कर दिया 3, 5 और 7, जिसमें मुझे वेट पता है, कॉस्ट पता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से बचे हुए पोर्शन का आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा हुआ पोर्शन निकल कर आ जाएगा आर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट इज बिकन 1.2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस बट द ग्रॉस प्रॉफिट स्टेट रिमेन्स सेम, with the percentage breakup of the cost remains same as shown in the pie chart, and what would be the total change in the packaging cost of ethanol? ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप समझो, देखो टोटल सेलिंग प्राइस मतलब टोटल रिवेन्यू, एक कॉस्ट पे एक बॉल पे टोटल जो रिवेन्यू था वो 18,000 रुपए था। अब वो कह रहा है वो मैंने 1.2 टाइम्स कर दिया, यानी इसका 20% बढ़ा दिया, यानी 3600 रुपए बढ़ा दिया ना, है ना। अब 18, 19, 20 और 21 यानी ये कितना हो गया 21,600 हो गया आपके पास। क्लियर भाई, आप देखो ना, समझो क्या दिया हुआ था, क्या निकल कर आ रहा था मेरे पास, टोटल रेवेन्यू यानी सेलिंग प्राइस एक बॉल का 18,000, वो कह रहा है इसको 20% ऑफ मैंने बढ़ा दिया, लेकिन मेरे पास क्या सीन बनना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कह रहा है वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही, यानी 3,000 का 3,000 ही रहेगा। इसका मतलब पहले जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो टोटल कॉस्ट 15,000 आ रहा था, है ना, कैसे आ रहा था वो, इस 18,000 में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा के, तो भाई इंक्रीमेंट 3600 का है, तो पहले जो 15,000 आ रहा था, इसका मतलब इस 21,600 में से 3,000 ही तो घटाना है, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्क जो पड़ने वाला है वो 3600 का ही तो फर्क पड़ने वाला है, और किसी का भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 15, 16, 17, 18, ये 18,600, ठीक, सिर्फ समझने के लिए। ठीक, टोटल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि वो सिर्फ चेंज मांग रहा है, तो भाई 3600 से काम चल जाएगा ना, निकालोगे तो वैसे का वैसे। तो टोटल जो मेरे पास क्या निकल कर आया था, सेलिंग प्राइस इतना, ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई 18,600। पाई चार्ट में जो वाइफरगेशन आप पहले 15,000 का कर रहे थे एक बॉल का, अब आप वाइफरगेशन कितने का करोगे 18,600 का करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाओ, वो क्या कह रहा है, द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, यानी पाई चार्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेजेस वो सबकी सेम है। व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन द पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट में आपका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले पैकेजिंग कॉस्ट का परसेंटेज देखो कितना है, पैकेजिंग का येलो वाला पार्ट था आई थिंक 25% आ रहा है ना, 25%। ठीक है, सिंपल हो गया, पहले 25% ऑफ 15,000 ये थी एक बॉल की कॉस्ट, अब कितनी आएगी भाई 25% ऑफ 18,600, इसका मतलब जो डिफरेंस क्रिएट हुआ यहीं से पता चल जाना चाहिए, तो सिर्फ 3600 पे तो डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो सेम है, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। 15,000 ऑफ 25% समझने के लिए तो बताया, ये 25% ऑफ 18,600, क्या होगा 25% ऑफ 3600 ही तो निकालना था मुझे, कितना आया, एक बॉल पे 900 रुपए का फर्क आया पैकेजिंग कॉस्ट पे। भाई पहले पैकेजिंग कॉस्ट 25% थी 15,000 का, अब पैकेजिंग कॉस्ट कितना है 18,600 का 25%। ठीक, यहीं से आप देख लेते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं है ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट तो कांस्टेंट है, तो जैसे ये 20% 3600 बढ़ेगा तो कॉस्ट भी अपने पास 3600 बढ़ेगी, तो सारी कॉस्ट 3600 के रेस्पेक्ट में बढ़ेगी। पैकेजिंग कॉस्ट 25% था यानी 900 बढ़ जाएगा, एक यूनिट पे 900 रुपए पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल कितने यूनिट पे निकालना है अपने को, 0.5 मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड कितना आया था एक बार चेक करो, जेड 8 आ रहा था, 16 आया था मेरे पास। ठीक है, खत्म हो गई कहानी।
तो 16 पंजे से 8 होती है, यानी 5 यूनिट पे मुझे कॉस्ट निकालनी है। तो एक पे 900 का चेंज है, 5 पे देख लो 9 पंजे कितना हुआ 45। ठीक, चलो तो बात अप्रोच करने वाली होती है, नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। देखो एंड में भी तो आपको यही करना पड़ा मेरे भाई, 15,000 का 25%, 18,600 का 25% सब्ट्रैक्ट करना। ठीक, तो नंबर भी आसान थे, है ना, नंबर आसान थे तो ठीक है, आराम से कैलकुलेट भी हो गया। नंबर थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा सा और टाइम लगता है बस। ठीक चलो, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, वो क्या बोल रहे हैं। If no tax deducted, the total marketing cost of 8 units will be what percent of the total gross profit on those units? परसेंटेज मांग रहा है, वो कह रहा है टैक्स अगर डिडक्ट नहीं होता, टैक्स कितना परसेंट आ रहा था, 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का निकाल रहे थे ना, ये तो था भाई। ग्रॉस प्रॉफिट पे ही टैक्स इंक्लूड कर रहे थे आप भाई। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 3,000 रुपए था, इसी पे तो टैक्स आ रहा था आपके पास 20% का। तभी जाके मैं बोल रहा था कि मेरे पास क्या है, 20% काटने में नेट प्रॉफिट आया कितना, 2400 रुपए, ये तो था। अब अगर टैक्स ले ही नहीं रहे आप, इसका मतलब पंगा ही खत्म हो गया ना। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट नेट प्रॉफिट, वो कितने किसके इक्वल आ रहा है, 3,000 के, खत्म। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरे पास 3,000 का 3,000 रहने ही वाला है। टोटल मार्केटिंग कॉस्ट, तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स का आप इंक्लूड करो, टैक्स आप इंक्लूड ना करो, तब भी जो मैं चीजें करने वाला था वो किस पे करने वाला था, मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट पे ही इंक्लूड करने वाला था। ये 3,000 रुपए पे इंक्लूड करने वाला था। ये मेरे पास 18,000 आना ही आना था, ये 15,000 आएगा ही आएगा। तो खत्म हो गई कहानी। इस पे आपको कैलकुलेट करना है, किस पे मांग रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट। मार्केटिंग कॉस्ट आप निकाल दो पहले, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, ये मार्केटिंग कॉस्ट यानी जेड यानी 16% आपको निकालनी है, खत्म। 16% ऑफ 15,000। ठीक, ठीक है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट 8 यूनिट का तो यही होगा, परसेंटेज ही मांग रहा है 8 यूनिट का। अगर 8 यूनिट का, ये 5 यूनिट का मांगता है ना, ये 4 यूनिट का मांगता तो फर्क पड़ता। 1 यूनिट का निकालो, 8 यूनिट का निकालो, सेम है ना। ये 15,000 भी, ये भी चेंज नहीं होगा भाई। टैक्स डिडक्ट करो ना करो, इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ 15,000 और मल्टीप्लाई आप करो कितना कितना आया था, ये 16% आया था भाई। तो 16%, 8 से 8 वैसे कैंसिल आउट हो गया, 30,000 ये हो गया। 16%, 16 पंजे 80, 160 यानी 2400 आने वाला है, सिंपल। ठीक है, 5 और 4 की रेशो में आपको टोटल मार्केटिंग कॉस्ट, ये वाली मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज 5, तो दिस इज 4/5, कितना परसेंट आ गया, 80% निकल गया। ओके, so answer of this question is none of these, this is 80%। I hope this is clear। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ। एक क्वेश्चन आई थिंक इसमें और दिया है ना, चलिए भाई तो इसको भी देख लो। आफ्टर सम चेंजेस द शिपिंग कॉस्ट इज ₹2650, ठीक है, while other cost remains unchanged। ठीक, शिपिंग कॉस्ट है ना 2,650 रुपये हो गई, और जो नेट प्रॉफिट आया वो 10% डिक्रीज हो जाएगा, एंड द टैक्स डिडक्टेड इज 20% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट विल बी द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ईच यूनिट आफ्टर दीज चेंजेस। ठीक, एक यूनिट का रेवेन्यू आपको जनरेट निकालना। अब आप समझो, है ना, देखो अब शिपिंग कॉस्ट कितना है, 2650, समझना शिपिंग कॉस्ट 2650 आ गई। ठीक है, पहले आपकी शिपिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी, समझना, पहले आपका शिपिंग कॉस्ट कितना आ रहा था, एक बार आप देख लो। शिपिंग कॉस्ट यानी ये वाला पोर्शन है ना, वो 31, बाकी सारी कॉस्ट, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन नंबर्स में भी आपके पास सेम होंगे, परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में भी आपके पास सेम होंगे। ठीक, परसेंट। तो पहले शिपिंग कॉस्ट 3150 आ रही थी, अब शिपिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, 2,650। तो पहले एक बॉल का कॉस्ट आ रहा था 15,000, तो भाई 500 का ही तो फर्क पड़ेगा ना मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, यानी 14,500 मेरे पास एक बॉल का कॉस्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग। ये कहानी क्लियर होती है। बाकी बोला ना अदर कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, सिर्फ शिपिंग कॉस्ट का फर्क है, तो 500 का ही तो चेंज है, ये फर्क है। नेट प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय 10%। पहले नेट प्रॉफिट कितना हो रहा था, 2400, है ना, अब ये कितना परसेंट हो रहा है, 90%।
अब मैं इसका 90% लगाऊंगा, ठीक है। अब टैक्स तो 20% होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट था ये पहले भी 80% था इसको ग्रॉस प्रॉफिट का, अभी भी ये 80% है ग्रॉस प्रॉफिट का, है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। टैक्स नेट प्रॉफिट अगर डिक्रीज हुआ है 10%, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका 10% ही डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पे आपका कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर हो रही है ना? देखो समझो आप बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये शिपिंग कॉस्ट था 2650, ठीक है, 500 रुपए का तो फर्क है, बाकी सारी कॉस्ट चेंज है। इसका मतलब पहले जो कॉस्ट प्राइस आ रहा था वो 15,000 था, अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 14,500। सिंपल सी बात है। मुझे कॉस्ट जो वो चेंजेस निकालना है, किसका रेवेन्यू जनरेट मेरे को निकालना था, सेल ऑफ एक यूनिट पे मेरे को निकालना था। अब ये तो सेलिंग प्राइस निकालनी, ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया है ना एक बॉल का। अब समझो ये 10% कम हो रहा है, अब ग्रॉस टैक्स भी अगर चेंज होता तभी तो फर्क आता 3,000 पे, तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा ना, तो ये तो ऑलरेडी उसी रेशो में 80%, तो 90% अगर आप इसका निकालो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल दो, है ना। तो आप देखो, बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको, है ना। दिस इज मल्टीप्लाई बाय 90 और 80, 8 तिया कितना हो गया, 9 तिया कितना हो जाएगा, 2700, ठीक है। समझने वाली बात ये थी। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, दैट इज 80% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये पोर्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, ये 10% कम हुआ है, तो ये टोटल कॉस्ट भी 10% कम होगी ना, तो ये वाला पंगा करने की जरूरत नहीं थी। पहले 30,000 था, इसका 10% ही तो कम करूंगा, यानी टोटल आ गया मेरे पास 2700, खत्म हो गया। अब अपने को रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू का है ना भी दिया होता फॉर्मूला, है ना, जो ये डिफाइन कर रहा है टर्म्स को, ना भी दिया होता तब भी हम लोग निकाल देते। मुझे तो पता है ना टोटल रेवेन्यू क्या होता है भाई, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट। पहले जो कॉस्ट अपने पास 15,000 आ रही थी, है ना, अब समझना क्या क्या चेंजेस हुए। अब वो कितनी होगी, 14,500 टोटल कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2700 रुपये आ गया। क्लियर? ठीक, 7 5 12 4 5 6 7, दिस इज 17200 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये नंबर के इधर उधर कैलकुलेशन तो ना होगी भाई, 1145 14,500, है ना, ये नंबर थोड़े से यार मेरे इधर उधर ना हो जाते हैं, बस ये डर रहता है। 7 5 12 4 5 6 7, ठीक है, 17200 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बढ़िया सेट था, है ना। बस थोड़ा सा क्या था कि आपको ना टैक्सेस का और ये शिपिंग कॉस्ट, अब देखो डील करने का तरीका होता है, सीधा अपने को लिख सकते थे ना, अगर थोड़ा सा क्लिक करे चीजें, भाई ये तो 80% है, ये तो चेंज नहीं हुआ ना, इफ इट इज बिकम 70% नेक्स्ट चेंज में डायरेक्टली देख लेता, ये करना था। और टैक्स चेंज डिडक्शन का यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपके पास, दैट इज उतना ही मेरे पास चीजें आने वाली थी। यहाँ पे थोड़ा सा देखना था आपको, भाई 3600 ही तो डिफरेंस है, चेंज मांग रहा है, ऐसा तो ऑब्वियस है यार, आप ऐसा नहीं करोगे, है ना, कोई भी नहीं करेगा। अगर आप इस स्टेज पे हो मेंस के, अगर आप अभी एग्जाम अटेम्प्ट दे रहे हो, है ना, जो भी अगर आप मेंस प्री निकालने के बाद तो 18,500 अलग से 25% तो निकालने से रहेगा, है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे आप, ठीक है। चलो, तो अगर फिर भी अगर कोई ऐसा करते हो तो कोई बात नहीं, है ना, ये तो कहने वाली बात होती है, जो जिस टाइम जैसे चीजें क्लिक करती है इंसान वैसे ही करता है, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। इसमें देखना सेट में अगर कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो मुझे जरूर बताइएगा, है ना। चलो, लेट अस स्टार्ट विद अगेन अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सेट, बहुत बढ़िया सेट आपका जो है किसलेट, ठीक है। तो पहले आप पढ़ो इसको, है ना भाई, और एक बार, है ना, जो हिंदी में भी आई थिंक दिया हुआ है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हिंदी वाले मैं भूल जाता हूँ, सॉरी, है ना। बट वो क्या है कि आपका पीडीएफ में मैं आपको दे देता हूँ, है ना, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं, ठीक। बहुत ही बढ़िया सेट है आपका, आप इसको, है ना, एक बार बिना देखे जरूर ट्राई करिएगा, ठीक। नंबर्स इधर उधर हो गए मेरे ना, नंबर्स मार्क करते हो, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। चलो, तो भाई इसको एक बार आप देखो कैसे कैसे इसको डील करोगे ना। देखो इतना बड़ा सेट है नहीं जितना ये पेज भरा भरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का, है ना। पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। अरुण पांचाल इज ए क्वांट फैकल्टी एंड अ क्वांट कंटेंट क्रिएटर फॉर बैंक एंड कैट एग्जाम्स। ही एनालाइज द डाटा ऑफ द लास्ट मंथ, है ना, 3 वीक्स, यानी लास्ट वीक में
अरुण पांचाल ने क्या किया, 3 वीक का डाटा उसके पास है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज क्यूपी क्वांट बाय अरुण पांचाल, जो अपना ही चैनल है भाई, across 4 different section of quantitative aptitude, that is data interpretation, quant based puzzle, numbers theory और modern maths। ठीक है, तो ये जो 4 लाइन की इंफॉर्मेशन थी, इट इज जस्ट a kind of to represent myself। ठीक है, बट आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है भाई, वीक 1 वीक 2 और वीक 3 है ना भाई, जैसे शॉपकीपर पी, शॉपकीपर पी, शॉपकीपर आर, और 4 टाइप का प्रोडक्ट समझ लो आप, है ना। दैट इज रिप्रेजेंटेशन लाइक वीक 1 वीक 2 एंड वीक 3, और 4 बाइफर्केशन है, डीआई का, क्यूबीपी का, क्वांट बेस्ड पजल का, नंबर्स थ्योरी का और मॉडर्न मैथ्स का। ठीक है, दिस इज पीक्यूआर और ए बी सी एंड डी, 4 डिपार्टमेंट, 3 टाइप के ऑफिस है। ठीक, चलो तो ट्राई जरूर करना भाई आप इसको, मैं तो खैर बता ही रहा हूँ आपको सॉल्यूशंस, है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, अपने को क्या दिया। ठीक, इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, मैंने स्टार्टिंग का ये पार्ट यहाँ पर क्या है हटा दिया, है ना, 4 लाइन। आप सबसे पहले डाटा आप बनाते चले जाओ, है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। ये वीक 1 है भाई, ये वीक 2 है और ये वीक 3 है। ठीक, चार सेक्शन है, डीआई, सबसे पहले था आपके पास डीआई, फिर आपके पास था क्यूबीपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था, नंबर्स थ्योरी, और फिर क्या था, मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स आपको दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं सबका टोटल लिख लूंगा भाई अगर देगा तो, और यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये डीआई का टोटल, क्यूबीपी का, नंबर्स थ्योरी, मॉडर्न मैथ्स, यहाँ टोटल 1 2 3, यहाँ टोटल लिख लो। ठीक है, दिस इज टोटल। अब देखो 1 बाय 1 जो भी इंफॉर्मेशन मैं निकाल पाऊंगा, है ना, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिखूंगा, जैसे मर्जी में लिखूंगा, जो भी लिखूंगा। ठीक है, चलो, टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड, वीक 1 की बात हो रही है, आउट ऑफ विच 21.66% वर फ्रॉम नंबर्स थ्योरी। अब देखो टोटल 120 क्वेश्चन तो मेरे पास यहाँ पर आ गए, दिस इज 120। अब 21.66% कैसे निकालते हो, आपकी चॉइस है ना। दिस इज 20% कितना होता है, 1/5, है ना। 20% कितना होता है, 1/5 प्लस 1.66%, है ना भाई। जिसको डायरेक्टली नंबर याद है ये वाले, भाई निकाल लो, कोई चॉइस नहीं है। जिसको नहीं पता, अब मेरे को तो याद है नहीं, मैं तो ऐसे ही निकालूंगा, 1/5 प्लस ये 16.66% कितना होता है, 1/6 लिखते हो ना, दिस इज 1/60। ठीक है, तो 1.66% कितना आ गया, 1/60 पॉइंट इधर शिफ्ट किया, क्लियर है ना। तो बात देख लो, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका जो भी आएगा, ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 प्लस और 1 यानी कितना आ जाएगा, 13। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था, दिस इज 13/60 आपका दिया हुआ था। तो 120 का 13/60 आप निकाल दो, है ना, दुगना, इसका दुगना मुझे करना है। तो कहने वाली बात थी, सिर्फ ये कहना चाह रहा था, नंबर्स थ्योरी से वो 26 क्वेश्चन आपके अरुण पांचाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, while the number of questions on QBP was 68.75% of that of MM। ठीक है, यानी QBP पे और MM पे, मॉडर्न मैथ्स पे 68.5% का रेशियो, 68.5%। अब आप निकाल लो आपकी चॉइस भाई, 62.5% कितना होता है, 5/8। ठीक है, प्लस 6.75% ऐड करना है ना, 6.75% कितना होता है, 1/16। 1/16 यानी 5 का डबल कर दो 10, और ये 16 यानी 11/16 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो एक बार देखो, समझो कैसे कैसे निकलता है फ्रैक्शन। 68.75% है, मुझे ये पता है कि 62.5% क्या होता है, 5/8 होता है। प्लस इसमें क्या किया, ब्रेक करके आप जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन किसी में भी, है ना, प्लस भाई 6.25%, इसमें यही तो ऐड करूंगा। अब 6.25% तो अपने को पता है 1/16 होता है, इसका भी बेस 16 लो ना, इसको भी 10 कर लो, एलसीएम ही तो लोगे, दिस इज 11/16। ठीक, तो आई होप अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पोर्शन को आप हटा दो, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक,
तो ये 11/16 पोर्शन है, तो भाई अगर ये पोर्शन 16x होगा तो क्यूबीपी वाला जो पोर्शन होगा दैट इज ऑफ 11x, जो अपने को नहीं पता। ठीक है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली कहां से, वीक 1 के डाटा से मुझे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, जो जो निकल रहा है वो निकाल लेते हैं एग्जैक्ट नंबर, जो नहीं है वो बाद में देख लेंगे, है ना। Total number of questions discussed on QBP was 7 less than the number of question discussed on the same topic in the previous week. QBP पे जो क्वेश्चन थे वीक 2 में वो 7 कम होने चाहिए पिछले वाले डाटा से। दिस इज 11x minus 7, दिस इज 11x minus 7। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चन डिस्कस्ड इन दिस वीक 30% वर ऑन द मॉडर्न मैथ्स। 30% मेरे मॉडर्न मैथ्स में क्या होने चाहिए होने चाहिए। ठीक है, इसका टोटल का 30% है ये मॉडर्न मैथ्स में। ठीक है भाई, इसका 30% आप लिख लो, और कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी हुई। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, वीक 3 के डाटा पे आप आ जाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस्ड ऑन डीआई वाज 50% ऑफ दैट एज दैट इन वीक 1 फॉर द सेम टॉपिक। ठीक है, अब आप समझना ये डीआई वाला पोर्शन ये इस वाले डाटा का 50% है। समझना यहाँ से मुझे क्या पता चला, इफ दिस पोर्शन इज 2y देन दिस पोर्शन इज y, कैन आई से दिस पोर्शन मस्ट बी एन इवन नंबर, है ना। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो पोर्शन है ये इवन नंबर ही तो होगा भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉइंट में तो होंगे नहीं ना, आधे अधूरे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 5 में बोल रहा हूँ डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर 2.5 क्वेश्चन तो नहीं होगा ना। दैट मीन्स ये मुझे पता चले, देखो ये तो चीजें होती है ड्रॉ करने की। 50% यानी दैट पोर्शन मस्ट बी एन इवन नंबर। ठीक है, अगर आप देखो यहीं से ही आपका काम बन गया वीक 1 का। समझना आप बात को, इफ आई से समझो इसी लाइन से, देखो मैंने तो यही प्लान किया है, मुझे तो नहीं पता कैसे करना कैसे नहीं करना, है ना। जो जो डाटा निकालते जा रहे हैं। ये वाला पोर्शन 50% होना चाहिए इस वाले पोर्शन। अब आप समझना मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, देखो डीआई का जो पोर्शन होगा इस वाले पोर्शन को आप देखो, ये डीआई का पोर्शन, दिस इज 2y प्लस समझो 11x प्लस 16x कितना है 27x। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन भाई ये तो 26 है, 120 में से अगर आप 26 घटा दोगे तो मेरे पास जो पोर्शन बचेगा वो 94 बचेगा। इतनी कहानी समझ में आती है। ये 27x है और ये पोर्शन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर ये पोर्शन इवन है, दोनों का सम, इसका सम और इसका सम, तो दैट मस्ट बी एन इवन। तभी जब जाके टोटल मेरे पास क्या आएगा, पोर्शन इवन आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, इन दोनों का सम इवन होगा तभी तो ओवरऑल इवन आएगा। इफ दिस पोर्शन मस्ट बी एन इवन नंबर, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के क्यूबीपी और एमपी के जो अरुण ने वीक 1 में डिस्कस किए थे, अरुण पांचाल ने, वो 27 के मल्टीपल ही तो होंगे मेरे भाई। 27 के कौन से मल्टीपल होंगे, इवन मल्टीपल होंगे। तो या तो 54 होगा या 108 होगा। क्या 108 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस्ड इन डीआई QBP and MM is 94. That is a very 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 beautiful part of this question. Clear? ठीक है, अब आप इसे लॉजिकल डीआई बोल दो, अब आप इसे लॉजिकल केसलेट बोल दो, इसे नंबर सिस्टम बोल दो, जो मर्जी बोल दो भाई, इतना ही अपने को करना होता है। ठीक, बस कहानी खत्म। दोबारा बताता हूँ, देखो जैसे मुझे पता चला ना ये भाई, समझ रहे हो, ये इसका 50% है, इसका मतलब मुझे पता चला ये इवन नंबर है ना। अगर ये इवन नंबर है, इनका सम भी इवन आ रहा है, तो दैट मस्ट बी इवन, दैट मस्ट बी इवन, तभी तो जाके दो नंबर्स का इवन आएगा, दैट इज 94। ये तो कहानी क्लियर होती है भाई। ऑड तो ये पॉसिबल नहीं है ना भाई, ऑड तो नहीं आ सकता ना भाई, आने को तो ऑड प्लस ऑड भी क्या आएगा, इवन आ सकता है। ऑड प्लस ऑड इज व्हाट इवन, बट इस ऑड का 50% करूंगा तो वो तो आधा आएगा ना मेरे पास, यानी 50% करूंगा तो वो मेरे पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक समस्या का समाधान हो गया मेरे भाई। वीक 1 में अरुण पांचाल ने डीआई के क्यूबीपीपी के नंबर थ्योरी के और मॉडर्न मैथ्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ पर कहानी समाप्त। क्या 27x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 54 होनी चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, तो 54 इधर हो गए, 94 टोटल क्वेश्चन थे, 54 आप हटा दो तो मेरे पास टोटल कितने क्वेश्चन बचे, 40 बचे। तो 2y की वैल्यू 40 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 निकलकर मेरे पास आ जाएगी। क्या ये क्लियर होता है ना। तो क्लियर अब होना ही चाहिए मेरे भाई, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके आपको बताया। ठीक है,
मैं क्या ये हटा सकता हूँ भाई? ये आप हटाओ, इस वाले पोर्शन को हटाओ और इस वाले पोर्शन को हटा दो, ठीक। यहाँ आप आ जाओ, क्या था ये 40 आया था और इधर 11x था, तो ये 22 आ जाएगा। और अभी तो पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, अभी सिर्फ यहीं पे रुक गया मैं, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो भाई निकाल दो। आगे क्या दिया होगा कुछ भी नहीं पता अपने को। ये वाला मॉडर्न मैथ्स वाला कितना था? आई थिंक आपके पास 16 था, है ना? 16 दूनी 32 ये पोर्शन आया, ठीक है। और इसका भी आप हटाओ भाई, वही तो अपने पास निकल गया ना। ये भी हटाओ, इसको भी, ये वाला पोर्शन। दिस इज 20, ठीक है। एक्चुअली में ना व्हाट इज दिस क्यूबीपी क्या होता है? क्वांट बेस्ड पजल ही आप कर रही हो, समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन है जिसे केसलेट बोलते हो, दैट इज एक्चुअली क्वांट बेस्ड पजल, है ना? केसलेट का मतलब ही क्या होता है? द पजल विच इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक। रीजनिंग में आप उसको भाई एलआर बोलते हैं, लॉजिकल पजल बोल देते हो यहाँ पर ना, पजल्स। यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव क्वांट बेस्ड पजल बोल देते हो, ठीक। चलो ये अपने पर कहानी समाप्त हुई। ओ भाई जैसे ये निकला ना, तो ये भी तो निकल जाएगा अपने पास क्या, 11x-7 वाला डाटा भी निकल जाएगा। इसको भी हटाओ भाई, कितना आया था ये? 22 में से 7 गया तो 15, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक। चलो, while the number of questions on numbers theory in week 2 was equal to the number of DI question discussed in this week, मतलब नंबर थ्योरी के जो सेकंड वीक के जो क्वेश्चन है ना, was equal to the number of DI question discussed in this week। अब नंबर थ्योरी के जो सेकंड वीक के क्वेश्चन है ना, ये वाला is equal to DI question in this week, ठीक है। तो ये पोर्शन भी 20 आ गया, कोई समस्या नहीं। ये तो बोल रहा है नंबर थ्योरी वीक 2 was equal to the number of DI question in this week, ठीक है। The total number of question discussed in this week is 150। इसकी भी समस्या समाप्त हो गई। अगर वीक टू नहीं था, दैट इज सॉरी वीक 3, ठीक है। ये आ गया वीक 3 के 150 क्वेश्चन, ठीक है। मैं सोचा अगर ये 150 दिया होता 30%, तो ये वाला सारा डाटा भी निकल जाता, ठीक है। चलो ये नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ भाई। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस्ड ऑन एनी टॉपिक मस्ट बी लेस देन जेड स्क्वायर। टोटल यानी डीआई पे, क्यूबीपी पे, नंबर थ्योरी पे, मॉडर्न मैथ्स पे जो क्वेश्चन होने चाहिए 10 स्क्वायर से, जेड स्क्वायर से कम होने चाहिए। जेड इज ए नेगेटिव लार्जेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर -10 होता है, -99 मत कर देना, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स हमेशा जब बढ़ते हैं तो वो उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर इज -10। तो एक हम बात ध्यान रखेंगे, क्या बात ध्यान रखेंगे कि ये जो टोटल सम होना चाहिए यहाँ पर 100 100 100 और 100, दैट मस्ट बी लेस देन, है ना, दैट सम मस्ट बी, है ना, 10 का स्क्वायर यानी 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये तो कहानी मेरे पास क्लियर हो। आप कह रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस्ड ऑन मॉडर्न मैथ्स इज ए प्राइम नंबर, ये वाला पोर्शन प्राइम नंबर है व्हिच इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन एनी अदर टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, ये वाले 100 से कम है ना, और ये वाला जो मॉडर्न मैथ्स वाला होना चाहिए दैट मस्ट बी इन प्राइम नंबर, ठीक है। चलो और क्या दिया हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ क्यूबीपी क्वेश्चन डिस्कस्ड इन अ मंथ इज 87। देखो क्यूबीपी का डाटा दे दिया इसने, आज क्या फटाफट लिखो भाई जो नंबर दिया हुआ है, दिस इज 87। कुछ खास इंफॉर्मेशन अभी नहीं निकाली हमने। एक इसमें लॉजिक था ये इवन ऑड वाला, एक तो ये क्रैक किया हम लोगों ने, अभी मैंने कुछ नहीं किया, और ठीक है धीरे धीरे पढ़ रहे हैं पजल को, वो बात अलग है, टाइम लग रहा है हमको, बट अभी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की है सिवाय एक की इवन प्लस ऑड वाले पंगे के, ठीक। ये 87 है और ये प्राइम नंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे। टोटल क्वेश्चन भाई 350 है, समाप्त हो गई कहानी। अगर ये पोर्शन टोटल 350 होगा, है ना, इसको यहाँ पर लिखो 87, बॉक्स बनाया हुआ है तो यहीं पे लिखेंगे हम भाई। कितना है 87, ये 350 भाई, 120 या 150 है, 270, तो यहाँ पर कितना आ गया, 120 ही तो बचा होगा, नहीं 120 नहीं, ये मेरे पास 80 बचा होगा, है ना। ये टोटल 350 है ना, और वो कितना गैप है 270, 30 और 50, 80 का गैप है, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया, है ना। अगर ये स्टेटमेंट अगर हम पहले पढ़ लेते तो ये वाला डाटा सेकंड वाला भी अपने पास सारा का सारा निकल जाता। 30% भी लिखने की इतने को आई थिंक जरूरत पड़ती नहीं, तो ठीक है, ये भी पोर्शन पूरा आपके पास आ गया, ठीक। तो ठीक है 80,
350 में से 270 घटाया 80, ये इसका 20% था 24 आ गया। अब ये वाला पोर्शन भी निकल जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा भाई, एक बार चेक कर लो। 24 और 20 और 15, है ना। तो 20 20 40 50 50 5 4 9 59, दिस इज 21। सिर्फ और सिर्फ मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक, अब और क्या दिया हुआ है, और देखो भाई अपने को और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और was equal to the DI, और द नंबर ऑफ DI क्वेश्चन इज वीक कितना, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस्ड इन दिस वीक 150 है, ठीक है। और आप देखो, और देखो कुछ नहीं दिया हुआ। अब अपने को करना क्या है, एक इंफॉर्मेशन क्या थी कि mm वाला जो पोर्शन था ना, देखो समझो mm वाला जो पोर्शन था वो सबसे, इससे भी ज्यादा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए, और mm वाला जो पोर्शन है दैट मस्ट बी ए प्राइम नंबर, ठीक है। आपको ये वाली कहानी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो ये तो टोटल निकल गया ना मेरे पास भाई, इन तीनों का सम तो निकल गया, टोटल डीआई वाले क्वेश्चन भी निकल गए। कितने आ जाएगा, 1 4 5 6 7 8 81, ये पोर्शन आ गया। इसका मतलब अब आप समझो, अभी तक कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ एक इस वाले लॉजिक की, ठीक है। अब अपने को एक प्राइम नंबर वाला ये वाला सीन करना है, और क्या क्या जानकारी थी कि इन सबका जो सम होना चाहिए, सबका सम 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, देखो ये 81 है, ये 87 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, कि नंबर्स थ्योरी, है ना, नंबर्स थ्योरी और मॉडर्न मैथ्स का जो सम होना चाहिए, दिस इज 350 माइनस 81 माइनस 87, 8 8 16 168, आप घटा दो 350 में से, तो 150 वो आ गया, 32 वो आ गया। एनटी प्लस मॉडर्न मैथ्स दिस इज इक्वल टू 182, ठीक है। ये भी 100 से कम, ये भी 100 से कम, और एम मॉडर्न मैथ्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर्स थ्योरी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मॉडर्न मैथ्स 182/2 यानी 91 से ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ऑब्वियसली ये होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मैथ्स का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए ना मेरे पास, 87 से भी ज्यादा होना चाहिए, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, नंबर थ्योरी से तो ज्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या है, मॉडर्न मैथ्स 91 से तो ज्यादा ही होगा। अब 91 से ज्यादा होना चाहिए और 100 से कम होना चाहिए, इसके बीच में वो प्राइम नंबर होगा भाई। अब आप देखो, प्राइम नंबर कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। 91 से अगला 92 प्राइम में नहीं है, 93 प्राइम में नहीं है, 94 प्राइम में नहीं है, 95 प्राइम में नहीं है, 96 प्राइम में नहीं है, 97 प्राइम है, 98 भी नहीं होता, 99 भी नहीं होता, ठीक है। बस ये अपने को सॉल्व करना था, ये तो लिखने वाली बात है, 91 92 93 94, है ना। दिस इज दे आर, सी ऑब्वियसली दे आर नॉट द प्राइम नंबर्स, है ना। एक ही प्राइम होता है 91 और 100 के बीच। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा लॉजिकल, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स में आपको करा रहा हूँ। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर लॉजिकल डीआई लॉजिकल केसलेट की अगर आप बात करेंगे एसबीआई क्लर्क में, इतना लॉजिक तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक। चलो, कहानी क्लियर होती है, दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार। नंबर्स थ्योरी और मॉडर्न मैथ्स का जो सम बता रहा था ना वो आपके पास, वो था 182। 182 का आधा आप करो, यानी 91। क्यों आधा किया भाई, मॉडर्न मैथ्स ज्यादा है, इसका मतलब 91 से तो ज्यादा होगा, और हर एक डाटा 100 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 91 और 100 के बीच में एक प्राइम नंबर मुझे चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ 97 होता है, और कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं। तो कहानी समाप्त हुई, इसका मतलब सब आप हटा दो, सारा डाटा अपने पास निकल गया है, इसको हटा दीजिए। अगर ये 97 आएगा तो 182 में से 97 घटा देता हूँ, तो 82 और 3 85 पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये वाला पोर्शन 85 है, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। आप देख लो, 5 2 7 और 2 और 1 3, 37 है ना, 37 57, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दिस इज 50, ठीक है। 26 ये 20 ये, ठीक है, 26 ये 20 ये 85 मुझे ये दिया हुआ है, 46 85 और 46, 40 ऐड करूंगा, दिस इज 39, ठीक है। और 4 और 2 6 और 3 और 2 5, ठीक है, 4 2 6 3 और 2 5, तो दिस इज 56
है ना, और ये कितना है 97, तो 97 40 ऐड करेगा भाई तो 96, एक दिस इज 41। चलो 5 क्वेश्चन से कम का कैसलेट नहीं है भाई, अगर आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में आता है। 2 पॉइंट इसमें आपको ध्यान देने थे, इवन और ऑड वाला था और एक प्राइम वाला था, इतना लॉजिक आपको लगाने पड़ेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन का तो सेट ये है ही आपके पास। इतनी मेहनत करा ली, नंबर्स है ना, अब आपके पास आगे जो क्वेश्चन होंगे दे आर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, दे आर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लो एक बार, है ना। क्वेश्चन आप खुद करना भाई, क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ नहीं था। डीआई क्वेश्चन डिस्कस इन वीक 2, ए की वैल्यू, नंबर ऑफ नंबर स्टोरी क्वेश्चन डिस्कस इन वीक 3, है ना। तो डीआई क्वेश्चन इन वीक 2, डीआई के क्वेश्चन देख लो वीक 2 में, डीआई इन वीक 2 दिस इज 21। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया 21। नंबर थ्योरी के वीक 3 में, नंबर थ्योरी दैट इज ऑन वीक 3 दिस इज 39। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, इन दोनों का गैप आप देख लो कितना आ जाएगा, 18 का गैप आएगा। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस मार्क। ठीक है, तो समझने में कोई समस्या नहीं, देखो बहुत आराम से मैंने एक एक पॉइंट, भले ही मेरे को टाइम लगा समझाने में, लेकिन एक एक पॉइंट कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना, इस सेट को लेके मैंने आपको समझाया। फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। देखो सेट को, अच्छे सेट को समझाने में समय लगता ही लगता है भाई, है ना। ऐसा तो है नहीं आऊं धड़ा 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 धड़ा, मुझे तो यार एक एक चीज पता है, मैंने तो क्वेश्चन बनाया है, मुझे एक एक चीज पता है सेट को लेके, मुझे तो आता ही होगा, मैंने बनाया, मुझे मुझे तो आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप तक मैं कैसे पहुंचा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो समय लगता है भाई एक सेट को समझाने। ठीक, चलो, फिर भी अगर क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आप इसको खुद करो, इसमें कुछ नहीं है ना, बस नंबर्स उधर से उठाओ, बार बार मुझको स्लाइड इधर उधर करना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक, आई होप दिस क्लियर, है ना, बहुत नॉर्मल है। अब देखो एवरेज टाइम दिया हुआ है एक क्वेश्चन का, नंबर थ्योरी पे 1200 मिनट है। फाइंड द टोटल वॉच टाइम फॉर ऑल नंबर्स थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस। नंबर थ्योरी के क्वेश्चन दिए, अब देख लो पहले। ठीक है, कितने नंबर थ्योरी के क्वेश्चन 85 थे। एक क्वेश्चन पे जो एवरेज वॉच टाइम आता है वो कितना आता है, 1200 मिनट आता है ना। 1200 ये आ गया, डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, 60 करना है। ठीक है, फाइंड द टोटल वॉच टाइम, जो भी आएगा 16 यानी इसका डबल कर दो। ठीक है, 1200 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट कर लोगे आप, है ना। ये कितना आ जाएगा, 20 आएगा ना, हाँ 20 ही तो आएगा यार, दिस इज 1700। ठीक, ऐसे आपके क्वेश्चन है, इसमें और कुछ है नहीं। चलो तो भाई ये वाला सेट भी आपका बहुत जबरदस्त सेट है आपका, है ना। प्रॉफिट लॉस का तो सेट है ही आपके पास, वो तो सारा आपका रिवाइज होगा। देखो प्रॉफिट लॉस मैंने बहुत सेट कराया है ना, मैंने क्या, हर कोई एजुकेटर मेहनत से सारे सेट कराते हैं, सब मेहनत करते हैं। प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पेंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये आप गांठ बांध लो, खा जाओ इनको। ठीक है, ये आपके 110%, इसमें से आपका केसलेट या डीआई आपका बनता ही बनता है भाई। ठीक है, तो कोशिश करो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कवर कर पाते हो, है ना। क्लर्क मीन्स का हिसाब है ना, तो सिर्फ क्लर्क मीन्स के हिसाब से जितनी आप चीजें टच कर पाते हो उतनी कोशिश करो अर्थमेटिक में इनसे रिलेट करने की। ठीक है, चलो तो अगेन दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो थोड़ा सा नंबर्स मैंने और ऐड कर दिया आपके पास। ठीक है, चलो तो शॉपकीपर, चार शॉपकीपर, सॉरी आपके पास क्या, एक शॉपकीपर है, 4 आर्टिकल्स उसने सोल्ड किए, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया। ठीक है, और देखो प्रॉफिट परसेंटेज पी क्यू आर आर एस ये इन्फॉर्मेशन, अब ए नहीं पता, बी नहीं पता, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये सब इतने सारे वेरिएबल आपके दिए। ठीक है, पेशेंसली थोड़ा सा आप एंटर करो, देखो पांच पांच क्वेश्चन से कम का सेट नहीं है। ठीक है, भले ही मैंने 4 क्वेश्चन लिए। ठीक है, पेशेंसली थोड़ा जब आप इन्फॉर्मेशन पढ़ो ना तो आराम से पढ़ो, देखो इन्फॉर्मेशन कुछ है ना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देखना है। वन बाय वन मैं देखूंगा, जैसे जैसे जो जो चीजें ड्रॉ होती चली जाएंगी। ठीक, सबसे पहले देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 50% एज दैट ऑफ ए, and article P index is marked up by Z% above their cost price. ठीक है जी, cost price of article R is Y more than the discount offered on article Q and the article R is marked up by 60% above its cost price. ठीक है, तो R के बारे में तो थोड़ा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गई, क्या 60% वो क्या है ज्यादा दे दिया है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आई थिंक इसमें कितनी दी हुई है, ए का पंगा दिया हुआ है 2A, है ना। चलो, and the ratio of the selling price of P and Q is 5:8 and the marked up percentage on Q is same as that of the profit percentage on P. अब आप देखो, यहीं पे रुक गया मैं, आप समझो, देखो P और Q के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है देखो, P और Q का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है,
पी और क्यू का सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, और एक इन्फॉर्मेशन और है, इस पे जो मार्कअप परसेंटेज है वो सेम है 1%। किसके? पी के प्रॉफिट परसेंटेज पे। पी पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है भाई? 8% है। इसका मतलब दैट इज सेम एज दैट ऑफ द मार्कअप, है ना, मार्कअप परसेंटेज ऑन क्यू, है ना। बहुत सारी चीजें मैच कर रही है। अब आप समझो, अगर मैं पी और क्यू का रिलेशन कनेक्ट करूं, भाई पी का कॉस्ट प्राइस आपने पी माना, है ना, इसका अगर आप सेलिंग प्राइस निकालो, क्यों सेलिंग प्राइस निकालना? क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5 और 8, तो ए परसेंट का प्रॉफिट है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ पी। अब पी और क्यू का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1/2 है, ये इसका आधा है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो 2p आ जाएगा। अब इसे आप मार्कअप करो, फिर आपने डिस्काउंट दिया होगा तभी तो जाके सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर है ना? तो भाई इसमें आपने मार्कअप किया, दैट इज 100 प्लस ए परसेंट का ही मार्कअप किया, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? मैच हो गई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिस्काउंट नहीं पता क्यू पे कितने का दिया होता है, लेट इट डी परसेंट डिस्काउंट, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 5/8। यही तो क्लियर होता है यहाँ से। भाई पी के कॉस्ट प्राइस का इतना रेशो, सेलिंग प्राइस का इतना रेशो, तो कैसे पहुंचते हो? यहाँ तो डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पे क्या है, जो मार्कअप था वो बराबर है प्रॉफिट के प्लस डिस्काउंट, तो एक ही तो टर्म आती है यार, प्रॉफिट के और मार्कअप के बीच में, है ना, एमआरपी के बीच में दो ही तो टर्म्स होती है, प्रॉफिट एंड दैट इज ऑफ डिस्काउंट, सिंपल। तो एक तो कॉमन पार्ट आ गया, एक नहीं बचा था, वो निकल जाएगा। दिस इज कैंसिल आउट, पी से पी अगेन कैंसिल आउट, दिस इज 2 4, 100 माइनस डी परसेंट है, बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 ओवर 100 माइनस डी, खत्म, साफ साफ पता चल रहा है। देखो ये मेरे पास क्या है, 100% है, ये चाह रहे हैं 80% दिया हुआ है, इसका मतलब 100 में से क्या घटाऊं जो 80 आ जाए, है ना, सिर्फ कैलकुलेशन आप कर लो और कुछ भी नहीं है, यानी 20 मेरे को घटाना पड़ेगा, 80 इक्वल टू 100 माइनस डी, सो डिस्काउंट इज व्हाट 20 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो डिस्काउंट है, दिस इज ऑन क्यू, दिस इज इक्वल टू 20%, ठीक है। ये समस्या का समाधान हुआ। तो सारी समस्या है ना जो अपने को वो कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट रुको भाई, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पर तो आपने कनेक्ट कर लिया था। द मार्क्ड प्राइस ऑफ P and S is same while the profit earned on P and S is less than that of P। अब यहाँ पे फिर रुक जाओ, P और S का मार्क्ड प्राइस सेम है, P और S का क्या है, मार्कअप भी हमने Z% किया था, दोनों पे मार्कअप भी सेम है। समझो बात को, देखो P और S का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, इसको भी Z% मार्कअप किया, इसको भी Z% मार्कअप किया, ठीक है। कोई सेलिंग प्राइस निकल कर आया, मान लो इसका मार्कअप निकालोगे तो इसका मार्कअप आएगा, मान लो मार्कअप इसका है वाई, मार्कअप करने के बाद मार्क प्राइस है वाई, तो इसका भी एमआरपी वो वाई बोल रहे हैं। खुद सोचो ना यार कि परसेंटेज इंक्रीज भी सेम है और जो वैल्यू रिजल्टेंट आ रहा है वो भी सेम है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्या कि दोनों का कॉस्ट प्राइस भी मेरे पास भाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है कहानी? भाई एक नंबर है, आपने उसको 20% बढ़ाया तो 120 आया, अब दूसरा नंबर ये नहीं पता कितना है, उसको आपने 20% बढ़ाया तो वो भी 120 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो दोनों का बेस होना चाहिए दैट मीन्स वो दोनों क्या होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो पी और एस से मेरे को ये कनेक्शन मिला। अब और क्या बोल रहा है, देखो पी और एस का अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम मान लो, एक्स और एक्स मान लो, है ना, इस पे प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, इसका प्रॉफिट परसेंटेज देखो कितना है, A%, ठीक है, ये समझो दिस इज A%, इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसी वैल्यू पे कर रहा हूं, दिस इज 2A प्लस कितना दिया होता है, दैट इज 10A, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए वैल्यू, इतना है ना। तो ए कैपिटल ए और स्मॉल ए का पंगा देखो, यहाँ कुछ ना कुछ तो दिया ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन, इसको भी स्किप कर देते हैं, पहले इससे डील करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों का, जब इसका एक्स का इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, तो ये मेरे पास जो गैप आना चाहिए वो 400 रुपए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैपिटल ए दैट इज ए ओवर 100 इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये तो पता चला ए जो कैपिटल है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अब स्मॉल ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, स्मॉल ए इज द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन, भाई स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन सिंपल है, निकाल लो, दैट इज k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 0। इसका कितना आएगा, प्लस का 6 और माइनस का 4, है ना, प्लस का 6 के माइनस का 4, जब उधर जाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस का 6 एंड प्लस का मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज, जल्दबाजी में, है ना, मैं भी गलती कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखेंगे स्मॉलर रूट कुछ ऐसा ना हो जाए, इसको माइनस का कर दे, इसका बोला, क्योंकि पंगा हो जाएगा यहाँ पर, देखो, ठीक है।
अब एक इन्फॉर्मेशन और है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट, दिस इज 500, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। ए का स्क्वायर करो, ए कितना है यहाँ पर, स्मॉलर है ना, 4 6 36, 36/9, 9 चौक 4, यानी कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2000 से मेरे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर पता चल गई। भाई एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ये पता चला। अब देखो समस्या का कुछ ना कुछ समाधान मिला। अब इधर आ जाओ, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको ऐसा करो, इधर सॉल्व कर लो। अब x था, इस पे a% का प्रॉफिट हो रहा था, है ना, और s पे भी आपको कितना था, दिस इज 2a, इसको आप -6 पुट करो, दिस इज 2a -60% आ जाएगा बस। ये समस्या आई, है ना। अब a फिर फंस रहा है मेरे पास, अब आपको a पे काम करना पड़ेगा। a इज अ मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट ऑफ p, यानी p पे जो प्रॉफिट है वो s से क्या है, ज्यादा है, यानी ये वाला पोर्शन जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए आपको। ये कहानी समझ में आती है। अब आप ये देखो, a इज अ मल्टीपल ऑफ 10, a की जो भी वैल्यू रखोगे 10 20 30 50 रखोगे, बट आप खुद सोचो क्या 2a -60 जीरो पॉसिबल है, ये कम से कम जीरो से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना। दिस पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब 2a शुड बी ग्रेटर देन 16, दैट मींस a की भी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 30 से मेरे पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है कहानी। इसका मतलब ए की वैल्यू आप क्या क्या रखोगे भाई, 40 रखोगे, 50 रखोगे, 60 रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, 10 का मल्टीपल है। अब आप समझो, अगर ए को मैंने 40 रखा भाई, तो इस पे प्रॉफिट हुआ 40%, 40 इस पे प्रॉफिट हुआ कितना, 20%। तो यही कॉस्ट प्राइस का है ना, और इनके प्रॉफिट का जो गैप है वो कितना रुपए दिया हुआ है, 400 रुपए। कॉस्ट प्राइस 2000 से ज्यादा आना चाहिए, बात ध्यान देना। अब आप करो भाई, ये 20% ऑफ एक्स है ना, और ये 80, दिस इज 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, वो आ गया 400 के इक्वल, यानी 100% ऑफ द कॉस्ट प्राइस वो किसके इक्वल आएगा, 2000 के इक्वल आना चाहिए। बट व्हाट ही सेड, कॉस्ट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 2000 रुपीज। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 500 का कितना लिया था मैंने, ए स्क्वायर यानी 36 ठीक है, 5 20 2000, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ए को अगर आप 50 रखोगे भाई, ए को रखो 50, अगर ए को आपने 50 रखा है ना, तो पी पे तो प्रॉफिट हुआ 50% का, 50 दूनी 100, यानी ये पोर्शन कितना आ गया, 40%। ठीक है, ए को अगर आप 60 रखो, है ना, तो यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। ए को जैसे आपने 60 रखा, तो इस पे भी 60% का प्रॉफिट, और इस पे भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 60% का प्रॉफिट। क्या दोनों पे प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों को का जो गैप है प्रॉफिट का, वो कितना दिया हुआ है, 400 रुपए दिया हुआ है, यानी पी का जो प्रॉफिट है एस के प्रॉफिट से ज्यादा है। इसका मतलब ये आपको ना नंबर सिस्टम से ये आपको थोड़ा सा काम करना था। ये कैंसिल आउट, दिस पोर्शन ओनली, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ए की वैल्यू 50 निकलवा दी, इतना काम करा लिया नंबर सिस्टम से रिलेटेड। अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन या ये काम उसको नहीं करवाना होता, तो एक इंफॉर्मेशन और देता, जो ए में एक इक्वेशन ये बनती, एक और कोई इंफॉर्मेशन देता, ए की उसमें बनती, तब जाके मैं सॉल्व करके निकालता। ठीक है, तो मसला वो नहीं है कि मैंने आपको ऐसे सॉल्व करवा लिया, है ना, हो सकता है भाई ऐसे ही नहीं सॉल्व कराएगा तो डायरेक्ट वैल्यू देगा ना कुछ तो देगा ही ना मेरे को। ठीक, बात क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी दो चीजें रिवाइज हो, है ना। तो बस आपको ये समझ में थोड़ा सा आपको आना चाहिए। दोबारा मैं बता देता हूँ, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम था, ये ए था, ये 2a-60 था। यहाँ से पता चला ए की जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो एक बार ए को 40 रखा, ये 20 आया, गैप देखा भाई 400 का था, तो कॉस्ट प्राइस मैंने निकाला, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, 2000 आ रहा है, 2000 से ज्यादा। इसको 50 रखूंगा, इसको 40 आ जाएगी वैल्यू। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई इनका जो गैप आ रहा है वो 400 रुपए। ठीक, अब कहानी क्लियर होती है। इसका मतलब मुझे पता चल गया, इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए ए पे, दैट इज 50%। ठीक है, और इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए 40% नहीं था ये, दिस इज 50, और हाँ, इस पे मेरे पास जो होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का गैप देख लो, 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 400, 100% ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 4000 मेरे पास निकल कर आ जाए। कहानी खत्म हो गई। इस पे आप आर पे प्रॉफिट देख लो भाई, आप आर पे कितना प्रॉफिट आएगा। ए की तो वैल्यू मैंने 50 रखी थी, 50 -6, 50 -6, इस पे जो प्रॉफिट आया दिस इज 44% आ गया। ठीक है, क्यू का पंगा अभी अपने को पता नहीं। ठीक है, तो अब जो डाटा निकल रहा है, पहले आप वो डाटा साथ के साथ लिख लो। ठीक है, पी का सीपी एसपी और एमआरपी चारों का आप लिख लीजिए। ठीक है, एसपी क्यू आर एंड
दिस इज सीपी, एसपी और एमआरपी, ठीक है। ये तो 4000 आ गया है ना, अभी अभी हम लोग ने निकाला, कितना निकाला, दिस इज 4000, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। 4000 आ गया, इसका सेलिंग प्राइस, इस पे तो 50% प्रॉफिट था, इसका सेलिंग प्राइस 6000 है, ठीक है। इसका एस का तो कॉस्ट प्राइस सेम होगा, दिस इज 4000, 400 रुपये इससे कम था, या इसका 40% आप निकाल दो, 40% कितना होता है, 4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा, 5600 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब आप आ जाओ, अब आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई थी, आर का आप देखो यहाँ पर, देखो आर के बारे में क्या था, आर का तो भाई मार्कअप भी पता है आपको, 60% मार्कअप है, इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 44% मैंने निकाला है ना। आर के बारे में क्या था, इफ आर्टिकल आर इज सोल्ड एट आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 1152 डिस्काउंट, देन द प्रॉफिट इज 576 लेस, ठीक है। अगर वो इतने डिस्काउंट पे बेचता है तो उसको जो पहले वाले जो प्रॉफिट है उससे 576 कम होता है। तो डायरेक्ट नहीं करना, तो आप वन बाय वन स्टेप से कर लो, लाइक उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मैंने माना 100x, आपने उसको मार्कअप कितना किया था, 60% का मार्कअप, ठीक है, 60% मार्कअप किया तो ये कितना आ गया, 160x। इस पे जो प्रॉफिट है वो कितना था, 44%, तो दिस इज 144x आपके पास निकल गया। ये कहानी क्लियर होती है। अब वो क्या बोल रहा है ना, अगर ये चीज डायरेक्ट समझ में नहीं आती है तो अब उसको वन बाय स्टेप करो। अगर मैं डिस्काउंट 1152 का दे देता हूं तो, ठीक है, तो अब आप दो, पहले आप 1152 का डिस्काउंट दो, तो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस तो चेंज नहीं होगा ना, दिस 160 माइनस 1152 का डिस्काउंट दे दिया, अब नया सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा ना, है ना। पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 44x हो रहा था, अब आपके पास प्रॉफिट कितना होगा, पहले 44x वाले से 576 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो बोल रहा है, पहले प्रॉफिट 44x था, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 576, यानी मैंने इसको क्या कर दिया, क्लियर। तो दिस इज व्हाट 144, उसमें से पहले प्रॉफिट ये वाला पोर्शन था, है ना, तो दिस इज योर न्यू प्रॉफिट, है ना, 144x माइनस 576 आपके पास निकल कर आया, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो नया सेलिंग प्राइस मेरे पास निकल कर आया, ठीक है। तो आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए था यार, ये जो शिफ्टिंग होती है ना गैप की, इन दोनों का डिफरेंस ही तो था भाई, ये जो शिफ्टिंग है, ये जो शिफ्ट हो रहा है वो किसके, सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से हो रहा है, डिस्काउंट शिफ्टिंग प्लस प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो इन दोनों का गैप जो था, दिस इज 16x, है ना, और दिस इज 1152 माइनस 576, ठीक है। देखो हर चीज डायरेक्ट नहीं पता लगती, ये ऐसी चीज है बार बार रिपीट होती है, जब बार बार रिपीट होती है रट जाती है ये चीजें, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने बार बार ये चीजें नहीं की है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो ना भाई, ये आपका नया सेलिंग प्राइस आ गया, पहले प्रॉफिट 44x हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना है 5 ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दिस इज योर न्यू सेलिंग प्राइस 144x माइनस 576। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस आप देख लो 576 का आई थिंक ये डबल ही होता है 1152, ठीक है, 2 6 दूनी 12, ना 2 7 14, 1 15 और 2 पंजे 10 और 11, ठीक है, 1152 x इक्वल टू 576 ओवर 1152, तो 16 से आप कर लो भाई, 16 3 48 और 9 16 6 96, x की वैल्यू निकल कर आ गई 36, यहाँ पर सारी समस्या निकल गई, है ना। r का जो आ गया वो 3600 आ जाएगा, है ना, इसको आप मार्कअप कर दो 36 इंटू 16, ठीक है, जो भी है आप निकाल दीजिएगा, है ना, दिस इज 160 मल्टीप्लाई बाय 36, है ना, और दिस इज व्हाट 144 मल्टीप्लाई बाय 36 मेरे पास ये निकल, ठीक है। चलो, तो इसकी भी कहानी समाप्त होती है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ था भाई इसने, क्यू के लिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो क्यू का मार्क प्राइस तो आप निकाल लोगे, जैसे पी का कॉस्ट प्राइस निकला, है ना, पी का कॉस्ट प्राइस 4000 था, क्यू का कॉस्ट प्राइस आपको 8000 कर देना है, डबल हो गया, क्लियर होती है कहानी, है ना। अब और क्या बोल रहा था, इस पे जो मार्कअप किया है आपने, है ना, वो मार्कअप क्या था, कि जो मार्कअप परसेंटेज ऑन क्यू सेम एज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन पी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन पी निकालो आप, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको 50% मार्कअप किया, इसको 50% किया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 12000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, पी पे जो प्रॉफिट था वो 50% था ना, तो इस पे मार्कअप मैंने निकाल दिया 8000, और ये कितना आ जाएगा 50% 12000। अब समस्या क्या रहेगी हमारे पास, इस पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज वाई मोर देन द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू, ठीक है, और क्यू के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है, द मार्कड अप परसेंटेज ऑन क्यू सेम एज द प्रॉफिट ऑन क्यू, ठीक, और
क्यू के बारे में आई थिंक यार और कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सेलिंग प्राइस का रेशो दिया होता है ना 5 और 8 का था प्योर क्यू, है ना, तो भाई निकल जाएगा इसका। पी का सेलिंग प्राइस 5 और 8 है और क्यू का 5 और 8 है, तो पी का आप देख लो, पी का सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ रहा है, 6000। ठीक है, 8 की वैल्यू निकल जाएगी, 5 की वैल्यू 6000 है, तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 कितना आ जाएगा 96, दिस इज 9600। तो अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहो, बी की वैल्यू है ना, वो कितनी आएगी बी की वैल्यू, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है भाई, 8000 था, 96 है, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएबल्स थे मेरे पास वो भी मेरे पास निकल गए। क्या यहाँ पर आप लिख लो, बी जो होगा यानी क्यू पे प्रॉफिट होगा 20% का। ठीक है, इस पे तो डिस्काउंट ही मैंने 20% का दिया हुआ है। ठीक है, और ठीक है बाकी सब आप निकाल दो। एक वेरिएबल क्या था अपना वाई और था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, वाई मोर देन द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू। पहले डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू निकालो, तो इसके डिस्काउंट कितना दिया है भाई आपने, 2400 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो ये क्या है, आर का जो कॉस्ट प्राइस है ये 3600 है, ये इसके डिस्काउंट से वाई ज्यादा आपको दिया, ये तो मतलब है इसका, वाई ज्यादा कर दो क्यू के डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब वाई की जो वैल्यू आ गई, दिस इज 1200 इज योर करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, बढ़िया सेट आपका दिया हुआ था। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आती है, आराम से पहले से सॉल्व करना, एंटर करना इस सेट में, फिर सॉल्व करना, हो जाएगा। अगर हो सकता है कहीं समस्या आएगी तो मे बी, वैसे मेरे हिसाब से आनी भी नहीं चाहिए इतने इस वाले पोर्शन पे ना, लाइक कि भाई ये ए 40 50 ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है। और ये भी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर देखो एग्जामिनर अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं देगा तो एक इक्वेशन और देगा जैसे आप ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल पाओ। ठीक है, ए की वैल्यू डायरेक्ट तो देगा नहीं वो आपको, भाई ए की वैल्यू डायरेक्ट दे ही दी तो इस सेट में कुछ भी नहीं बचा फिर। ठीक है, सारा पंगा ही पी की परसेंटेज का था कि पी पे जैसी प्रॉफिट परसेंटेज आया, एस पे भी आ गया, इस क्यू पे मार्कअप भी आ गया, और इस पे भी मेरे पास सीन खत्म हो गया आर। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन कुछ नहीं रहते, है ना, बस सिर्फ अपने को टारगेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y, y की वैल्यू अभी हमने निकाली है, y की वैल्यू कितनी आई थी, 1200 आई थी, इसका डबल करना है, दैट इज 2400। ठीक है, ऑप्शन बी। If the mark price of F S is same as the cost price of Q, ठीक है, अब देखो P और S का मार्क प्राइस तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे ना, एंड S is sold at इतना परसेंट प्रॉफिट, देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ S is how much more or less than the original selling price। Q का क्या सिस्टम था, Q का 4000 है, उसका MRP Q के कॉस्ट प्राइस के बराबर थी। ठीक है, तो आप देखो पहले 4000 था, है ना, और ये आ गया मेरे पास 8000, ये तो भाई 5600 मुझे दे दिया। ठीक है, S इज सोल्ड एट A प्लस 20/3% प्रॉफिट। ठीक है, S का आप देख लो कितने परसेंट, A की वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी, 50 माइनस 20 इंटू 6/3, यानी माइनस का आपको करना पड़ेगा, दिस इज माइनस है ना, क्योंकि ये दिस इज माइनस है, तो 40 यानी 10% प्रॉफिट पे मैं इसको सेल कर। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट पे सेल किया तो मैं इसको 4400 पे सेल कर। ठीक है, पहले मैं इसको 5600 पे सेल कर रहा था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यू सेलिंग प्राइस, तो भाई न्यू सेलिंग प्राइस 4400 है और पुराना कितना था 5600, इन दोनों का जो गैप है वो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है मार्क प्राइस ऑफ ये वाली, ये फालतू में दी है ना। चलो होगा कुछ ना कुछ, मैंने जो प्लान किया वो कुछ ना नंबर यार टाइपिंग करते हुए ना, क्यू का एस, एस का आर हो ही जाता है मेरे से। ठीक है, कोई नहीं, बट अपने नंबर्स तो हमने निकाल ही नहीं ना, अब ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ठीक, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड आर, पी और आर का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल दो भाई। पी और आर ये 40 है और ये 36 है, तो 10 और 9 मेरे पास आना चाहिए, खत्म। ठीक है, जैसे नथिंग इन दिस सेट, अब कुछ नहीं है, इतनी मेहनत हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सेट को लेकर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन पी 50%, 12 times the larger root of the equation, भाई माइनस श्योर 4 था, 4 इज लार्जर, 12 चौक कितना हुआ 48, खत्म, समाप्त कहानी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आपके पास आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है भाई, तो 4 सेट आज डिस्कस किए, एक मैंने कल कर लिया था लॉजिकल डीआई वाला पार्ट, तो आप समझो वो इसी का ही आपका पार्ट है।
ठीक है, ये कोई अलग डिफरेंट नहीं था। ठीक है, तो 5 सेट आई थिंक मैंने आपके डीआई के आई मीन 13 सेशन में आपके करा दिए। ठीक है, तो भाई देखो अब आप अपनी पेज से करो, कौन सा क्या टॉपिक आपको किस डेंस तक पढ़ना है ना। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है सारी चीजें, ठीक है ना, जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, अब आपको चॉइस है कि भाई मुझे ये टॉपिक नहीं करना, मुझे ये करना है, तो वो तो देखो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सारा मैंने बता दिया। और सेशन 9 और 10 हर सेशन में बोलता हूँ यार, इतने बढ़िया बढ़िया डीआई दिए हुए हैं इसमें अर्थमेटिक के, है ना। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो आपको अर्थमेटिक की सीरियसली कभी भी नहीं बोलता मैं सेशंस, किसी भी सेशंस को लेके, है ना। 9 और 10 सेशन को लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो प्लान किया ना 15 सेट है यार, मतलब प्रॉफिट लॉस मिक्सचर तो ऐसा हो जाएगा, मिक्सचर के कभी क्वेश्चन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। अगर आप करना चाहते हो तो 9 और 10 को जरूर करना भाई। बात ये नहीं है कि ये कम देखा गया सेशन में इसको बार बार प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ, नहीं। 15 सेट बहुत होते हैं, अगर आप देखोगे ना 15 सेट बहुत होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के भी मैंने दो एक सेट एक दो कराए होंगे, है ना। मिक्सचर्स के कम से कम मैंने 2 सेट कराए हैं आपको। टाइम एंड वर्क के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वाले कराया था, पाइप एंड सिस्टम के थे, ट्रेन्स के थे, सारे सेट आपको दिए हुए हैं भाई। ठीक है, तो आप अपनी पेज से कर लेना, रिवाइज करना चाहते हो। ठीक है, और एक चीज और भाई, नेक्स्ट सेशन अगर आप देख रहे होंगे इस एंड तक, अगर आप देखा होगा आपने, नेक्स्ट सेशन बताना कि मेरा जो प्लान है एक अर्थमेटिक का है, 40 से 50 क्वेश्चन वो पूरा कराना है ना। हालांकि मैं एक बार और पूछ लूंगा, सुबह वीडियो डाल दूंगा छोटा सा, या फिर फुल कंप्लीट आपका अर्थमेटिक, सॉरी कंप्लीट क्वांट, है ना। जैसे 50 60 70 क्वेश्चन, 5 6 सेट डीआई के लिए लिए, कुछ डीएस ले लिया, अर्थमेटिक एक एक दो दो क्वेश्चन सारे लिए, तो अराउंड जितने भी 70 80 90 क्वेश्चन हो, एक लॉन्ग सेशन आपका, है ना। उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। आप बताना अर्थमेटिक फुल लेना है 40 50 क्वेश्चन, या फिर पूरा क्वांट 70 80 90 क्वेश्चन का, जिसमें नंबर सीरीज सारे हों, ताकि 5 6 घंटे का एक वीडियो मिल जाए आपको 15 या 16 तारीख को, ताकि 4 दिन में आप वो कवर कर पाओ। ठीक है, फिर भी मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो सुबह आपसे एक पोल करा लूंगा, कुछ भी है पूछ लूंगा। ठीक है, चलो भाई, आप इस सेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, किसी भी सेट में कोई भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके भाई, चलो अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। इन सेट्स को कम से कम कर लेना, ये जो आज 4 कराए हैं मैंने, कल एक कराया था 5, इन 5 को जरूर कर लेना। पीडीएफ में पिंग कर दूंगा आपकी। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।